एनएलपी की ऐसी क्या टेक्निक है जिसको यूज करके क्या ऐसा करें जिससे एक इंसान अपनी लाइफ में एक काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। अभी कल ही मैं किसी के साथ काउंसलिंग कर रहा था, उन्होंने सेल्फ हिप्नोसिस पे एक कमांड लर्न कर लिया। कमांड क्या था आपको बताता हूँ। हैप्पीनेस को सस्टेन करने के लिए अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करें। अब होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड के पास है लॉजिक्स, कॉन्शियस लेवल के पास सारे लॉजिक्स हैं, अनकॉन्शियस के पास जो है वो है। ज्यादातर लोगों को एडिक्शन हो जाते हैं और वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा है, जैसे टी कॉफी का है या अल्कोहल का है, स्मोक का है, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, राइट। इनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो जस्ट लैंग्वेज को समझता है, वो होती है जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, ट्रॉमाज हैं या बहुत एक्सट्रीम लेवल की लोगों की लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, उनको कैसे डिलीट करें, इसके लिए कोई टेक्निक है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में गलती ये करते हैं कि उनका जो ट्रॉमा था, उनका जो कोई एक्सट्रीम एक्सपीरियंस था, उसको वो ऐसे याद करते हैं। डिसएसोसिएशन में आप वो सेम चीजें फील नहीं कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए अगर किसी को अपने लाइफ के अलग अलग एरिया में बनाना है, तो क्या कोई की पॉइंट्स हैं जो स्ट्रक्चर ध्यान में रखें अपने लिए, खुद के लिए पावरफुल और इफेक्टिव अफर्मेशंस क्रिएट कर सके। तो जब कोई कहता है ना मैं अपने ट्रॉमा से, अपनी मिजरी से बाहर आना चाहता हूँ, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि ठीक है, बाहर तो आ जाओगे, मैं तो टेक्निक कराऊंगा, बाहर आ जाओ। मुझे ये बताओ इसके बाद सिग्निफिकेंस कहाँ से लाओगे जिंदगी में। दोस्तों, हम कई बार नए नए मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, लैपटॉप ये सब कुछ लेके आते हैं, और जब आप कोई नया कंप्यूटर या सिस्टम लेके आते हैं तो एक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और फिर जब आप उसे यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नए प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं। पुराने प्रोग्राम जो काम के नहीं है वो डिलीट कर लेते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसे कस्टमाइज़ कर लेते हैं। कभी सोचा है कि आपके दिमाग के साथ भी आप ऐसा काम कर सकते हैं, आपके माइंड में भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल पाने के प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऐसे बैड प्रोग्राम जिसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक पावरफुल साइंस है जिसे हम बोलते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, वेद प्रकाश जी। तो वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वेद प्रकाश जी फाउंडर हैं प्रोग्राम योर माइंड के। और आज हम वेद प्रकाश जी से इस पॉडकास्ट में जानेंगे लाइफ के वो डिफरेंट डायमेंशंस कि एनएलपी के माध्यम से आप अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने कैरियर को कैसे एनहांस कर सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे जो बैड मेमोरीज हैं, ट्रॉमाज हैं, उनको कैसे आप इरेज कर सकते हैं, एफर्मेशंस को करने का सही तरीका क्या है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए विजुअलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तमाम सारे पावरफुल टॉपिक्स और टेक्निक्स हैं एनएलपी की, जिनको अप्लाई करके आप अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो वेद जी, मेरा आपसे जानना था कि जैसे कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज होती है, ऐसी कोई माइंड की भी कोई लैंग्वेज होती है, जिस तरह से हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐसा भी सिस्टम हमारे माइंड के साथ हो सकता है। तो और एक तरीका क्या है, क्या तरह की लैंग्वेज होती है जो हमारा माइंड समझता है। एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत बढ़िया अनुप जी, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, और बहुत मजेदार बात यह है कि आपको इन सारे सवालों का जवाब पता है और फिर भी आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं ताकि व्यूअर्स तक पहुंचे। और स्टिल आई एम लर्निंग, मुझे बहुत कुछ आज जानने को, सीखने को मिलेगा आज आपसे। डेफिनेटली। तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से, और मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी। क्या होता है ना कि जैसा आपने मोबाइल फोन की बात की या लैपटॉप की बात की, तो मेरे बैकग्राउंड में मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की थी, राइट, 2005 टू 2009। तो उन चीजों को कुछ गहराई से एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो क्या होता है कि दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो जिस लैंग्वेज को समझता है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। यानी अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। आज बहुत सारी लैंग्वेज होती है ना, जैसे जावा है या कुछ भी और लैंग्वेज है। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं जो हम लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर को वो लैंग्वेज नहीं समझ आती। अल्टीमेटली कंप्यूटर किसी भी चीज को तभी समझता है जब वो उसे बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर देता है, और बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 एंड 1 की लैंग्वेज, राइट। और 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो क्या होता है कि आज आप कोई इमेज भी देख रहे हैं ना, कोई फोटो भी देख रहे हैं, तो मेरे और आपके लिए फोटो है, कंप्यूटर के लिए वो फोटो नहीं है। कंप्यूटर के लिए वो सीरीज ऑफ जीरोज एंड 1 है। हो सकता है उसमें लाखों 0 और 1 का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन वो 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन है। तो कंप्यूटर हमारी इंग्लिश नहीं समझता, वो कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। कंप्यूटर को सिर्फ एक लैंग्वेज आती है गहराई में, और वो है द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1, ऑफ एंड ऑन। उसे यही समझ में आता है। तो क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर की अगर प्रोग्रामिंग करनी है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करनी है, तो अल्टीमेटली आपको 0 एंड 1 की प्रोग्रामिंग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर को वही समझ में आता है। इसी सेम तरीके से हमारा ये जो माइंड है, हमारा माइंड अलग अलग लेवल्स पे फंक्शन करता है। एनएलपी की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस।
तो सिंपल शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं, जिसे दुनिया सबकॉन्शियस कहती है जी हम एनएलपी में उसे अनकॉन्शियस कह देते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो होता क्या है कि माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो अनकॉन्शियस लेवल पे एग्जिस्ट करती है, और अनकॉन्शियस लेवल पे जो प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट करती है, जैसे कंप्यूटर के लिए 0 एंड 1 का रोल है, वैसे ही माइंड के लिए विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स का रोल है। ओके तो माइंड जिस लैंग्वेज को समझता है, जिस लैंग्वेज से प्रोग्राम होता है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स, और फीलिंग्स को हम एनएलपी की लैंग्वेज में काइनेस्थेटिक कहते हैं। तो माइंड के लिए कोई भी चीज क्या है, जैसे कंप्यूटर के लिए सीरीज ऑफ 0 एंड 1 है, तो वैसे ही माइंड के लिए वो कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स है, राइट। और इसी से हमारा माइंड चीजों को अडॉप्ट करता है, इसी से मेमोरीज क्रिएट होती हैं, इसी से हमारे बिहेवियर, हैबिट्स, विजन्स, गोल्स, सब कुछ इसी से डिटरमाइन होता है। जो हमारे बिहेवियर पैटर्न्स है वो सब भी विजुअल्स, ऑडियोज, फीलिंग्स के कॉम्बिनेशन की वजह से वर्क करते हैं। और अगर हम इस लैंग्वेज को समझ लें कि ये एक्चुअली कैसे काम करती है, तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज हो सकती है, डेफिनेटली चेंज हो सकती है, और लाइक दिस हो सकती है। क्या बात है। तो लेट्स से एग्जांपल, अगर किसी को अपना बिहेवियर चेंज करना है, किसी को बैड हैबिट्स हैं, राइट, किसी को एडिक्शन है, ज्यादातर लोगों को एडिक्शन हो जाते हैं और वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा है, जैसे टी कॉफी का है या अल्कोहल का है, स्मोक का है, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, राइट। तो इनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग क्या वर्क करती है ना। तो प्रोग्रामिंग क्या वर्क करती है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जब भी हम किसी हैबिट की बात करते हैं, किसी बिहेवियर पैटर्न की बात करते हैं, हैबिट क्या होती है, बिहेवियर और हैबिट में क्या डिफरेंस है? जिस बिहेवियर को आप बार बार रिपीट करते हैं वो आपकी हैबिट बन जाती है, राइट। हैबिट बनने का मतलब क्या हुआ कि अब वो ऑटोमेटिक हो गई है। जैसे वाइन का एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसने शाम के एक टाइम का नाम, अपने ब्रांड का नाम रखा हुआ है, राइट। तो जैसे ही शाम के उतने बजते हैं, लोगों को उस ड्रिंक की याद आ जाती है। हाँ, right? मतलब बोल नहीं सकते, but हाँ, बोल नहीं सकते, है। लेकिन अंडरस्टूड है, आप समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग है किसी एडिक्शन की, यानी उस बिहेवियर को आपने इतनी बार रिपीट किया है कि वो बिहेवियर के न्यूरल पाथवेज बन गए हैं माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर। स्पेसिफिकली ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है जी। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तो हम कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर, वायर टुगेदर, यानी कि जब न्यूरॉन्स एक सीक्वेंस में फायर होते हैं तो उनकी आपस में वायरिंग हो जाती है। जब वायरिंग हो जाती है तो वो जितनी बार उस सेम सर्किट में आपका करंट फ्लो करने वाला है, यानी सेम बिहेवियर को आप रिपीट करने वाले हैं, उतना ही ज्यादा वो बिहेवियर का पैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा, हैबिट बन जाएगी। तो आपने एक बार ड्रिंक की, 2 बार ड्रिंक की, 3 बार ड्रिंक की, मे बी आप किसी खुशी के मौके पे ड्रिंक कर रहे थे या किसी दुख के मौके पे ड्रिंक कर रहे थे। अब माइंड के अंदर आपने एक प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर दी कि जब खुशी या गम का मौका आएगा तो माइंड डिमांड करेगा कि मुझे ये वाला न्यूरल पाथवे फॉलो करना है। ओके। तो इस न्यूरल पाथवे में क्या है कि आपके माइंड के पास एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग है, और ये प्रोग्रामिंग भी बनी हुई है विजुअल से, ऑडियो से, फीलिंग से। चलिए, आपने पूछा ये तो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि एनएलपी की कुछ गहरी चीजें हैं, लेकिन समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, जी। तो 2 तरह की स्ट्रेटजी होती है। एक तो स्ट्रेटजी होती है जब हम अपना कोई गोल बनाते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं, प्लान करते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है जी। लेकिन एक और स्ट्रेटजी होती है जो होती है जब हम किसी बिहेवियर की, किसी हैबिट की बात करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई पर्सन है, वो स्मोकिंग करता है, तो सिंपल शब्दों में पूरी दुनिया उसे समझा रही है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसे भी ये पता है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जानते वो छोड़ नहीं पा रहा है, वो छोड़ नहीं पा रहा जी। क्योंकि जो जानता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए वो माइंड का कॉन्शियस पार्ट है, और जो नहीं जानता कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए वो माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट है। अनकॉन्शियस पार्ट में प्रोग्रामिंग पड़ी हुई। जिंदगी में कॉन्शियसली हम हार्डली 10% चीजें करते हैं, 90% चीजें हम अनकॉन्शियसली करते हैं। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस समय कॉन्शियसली सिर्फ आप एक काम कर रहे हैं, वो है मुझे सुनना। बिल्कुल। इस समय आप किस पोस्चर में बैठे हैं कि आपने जानबूझ के डिसाइड किया? नहीं, ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। ब्रीदिंग किस तरह से चल रही है आपकी, क्या आपने जानबूझ के डिसाइड किया? नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि जरा अपना नाम लिखिए, तो किस हाथ से आप पेन पकड़ेंगे कि आप जानबूझ के डिसाइड करेंगे? ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक होगा। यानी कि जिंदगी में मैक्सिमम चीजें हम ऑटोमेटिकली करते हैं, उसके पैटर्न्स हमारे अनकॉन्शियस में हैं। कॉन्शियसली हम जिंदगी में बहुत कम चीजें करते हैं, अवेयरनेस के साथ बहुत कम चीजें करते हैं, हार्डली 10% चीजें कर पाते हैं। तो जो माइंड का लेवल ये जानता है कि ये स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, वो कॉन्शियस है, लेकिन वो बेचारा 10% है।
तो हम अल्टीमेटली करते वो हैं जो अनकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। जितनी देर होश रहता है, सिर्फ उतनी देर कॉन्शियसनेस की वजह से हम अपनी विल पावर को यूज कर पाते हैं, और वो काम जो हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते उससे हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम पैटर्न पे चले जाते हैं। जैसे अभी सपोज करिए मैं स्मोक करता हूँ, मैंने डिसाइड किया कि आज मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। तो जब तक मुझे ये याद है, अवेयरनेस में है कि मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग का मन करेगा तो मैं अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करूंगा, विल पावर लगाऊंगा, कुछ और करूंगा और मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। लेकिन अचानक से कोई कॉल आ गया, कोई टेंशन भरी बात आ गई उधर से, पता है यहाँ ये हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। अब क्या है, मेरी कॉन्शियसनेस हट गई। राइट। कॉन्शियसनेस हटते ही क्या होगा, माइंड चला जाएगा उस पैटर्न पे, जो पैटर्न ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और पता ही नहीं चलेगा कि कब जेब से सिगरेट निकाली, कब जलाया, कब पीना शुरू कर दिया। और सिगरेट पीने के बाद शायद 1-2 घंटे बाद याद आएगा मैंने तो डिसाइड किया था कि नहीं। गिल्ट आता है उस समय, गिल्ट आएगा कि मैंने तो डिसाइड किया था। फिर हमें लगता है हम कमजोर है, हमारी विल पावर वीक है। राइट। तो क्या होता है कि हम करते वो हैं जिसकी प्रोग्रामिंग हमारे अनकॉन्शियस में होती है। अब मैं आपको बता रहा था स्ट्रेटेजी। तो जब किसी इंसान को एनएलपी से हेल्प की जाती है, और सपोज करिए एनएलपी से हम एडिक्शन या इस तरह की चीजों को रिमूव करने में हेल्प कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है। मैं एक टेक्निक की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी की। ठीक है। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हम इस तरीके से पूछते हैं, पहला सवाल होता है कि हाउ डू यू नो दैट यू नीड टू स्मोक? डू यू सी समथिंग? डू यू लिसन टू समथिंग? डू यू फील समथिंग? क्या आप कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद आपको फीलिंग आती है कि मुझे स्मोक करना है? आप कुछ ऐसा सुन लेते हैं बाहर से या अंदर से? राइट। बाहर भी कुछ देख सकते हैं, अंदर भी कुछ देख सकते हैं। हमारी आंखें बाहर देखती हैं और हमारा मन अंदर देखता है। राइट। तो हम बाहर से कुछ दिख रहा है या अंदर से कुछ दिख रहा है, बाहर से कुछ सुन रहे हैं, अंदर से कुछ सुन रहे हैं, बाहर से कुछ फील कर रहे हैं, अंदर से कुछ फील कर रहे हैं, और उसके बाद आपको ये पता चला कि अब स्मोकिंग करना चाहिए। तो अगर हम इसको पूछते हैं सवाल, तो कई बार लोग कहते हैं जैसे ही मैं अपने दोस्तों को उठ के कॉरिडोर में जाता हुआ देखता हूँ, तो क्या हुआ, ये स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट मिल गया, यानी कि विजुअल एक्सटर्नल मिल गया कि जैसे ही मेरे दोस्त कॉरिडोर में उठ के जाते हैं तो मेरे गले में एक सूखा सूखा सा ड्राइनेस फील होती है मुझे। अब ये काइनेस्थेटिक इंटरनल हो गया, वो ट्रिगर हो गया। हाँ। उसके बाद काइनेस्थेटिक इंटरनल हो गया, फीलिंग इंटरनल हो गई कि गला सूखा सूखा लग रहा है। तीसरी चीज होती है कि मन में एक आवाज आती है कि यार चलो स्मोक कर लेते हैं, या स्मोकिंग का टाइम हो गया। तो ये ऑडियो इंटरनल है। ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर अगला क्या करते हैं, फिर आप अपना हाथ बढ़ाते हैं अपने पॉकेट की तरफ। राइट। यानी काइनेस्थेटिक एक्सटर्नल हो गया। फिर आप पॉकेट में हाथ डालते हैं, अपना सिगरेट का केस निकालते हैं, फिर सिगरेट निकालते हैं। अब ये प्रोसेस चल रहा है, फिर आप जलाते हैं, फिर आप स्मोक करना शुरू करते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी है जो शुरू हुई विजुअल एक्सटर्नल से, फिर काइनेस्थेटिक इंटरनल से, फिर ऑडियो इंटरनल से, और उसके बाद फिर काइनेस्थेटिक एक्सटर्नल से आपने काम करना शुरू कर दिया। अब ये प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह जो पड़ी हुई है माइंड के अंदर, और इस वजह से आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने स्मोकिंग शुरू कर दी। अब अगर इस प्रोग्रामिंग में कट लगा दिया जाए, हाँ, तो अगर प्रोग्रामिंग में n नंबर ऑफ टाइम्स ये डाल दिया जाए, जैसे ही आपके दोस्त उठ के बाहर की तरफ जाते हैं तो अगला आपका गला सूखता था ना, और जैसे ही गला सूखता है आप कहते हैं नाउ इट इज अ टाइम टू हैव अ सिप ऑफ वाटर। और आप इसको कुछ बार विजुअलाइज कर लें, रिपीट कर लें, यानी अपने पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई कर। एक ही टेक्निक हर किसी के लिए काम नहीं करेगी। सबकी एक ही स्ट्रेटेजी नहीं होगी, सबकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग होंगी। राइट। लेकिन अगर आप गहराई से इस चीज को समझते हैं एंड यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेटेजी, मैं जब ये करता हूँ क्यों करता हूँ, कब करता हूँ, क्या क्या होता है, और आप बीच में एक सही जगह कट लगा लें कि इसके बाद मैं ये नहीं ये करूंगा, तो आपका पैटर्न टूट गया। और जैसे ही पैटर्न टूटा तो माइंड अब उस न्यूरल पाथवे पे नहीं जा रहा है, नए न्यूरल पाथवे पे जा रहा है। आपने डाइवर्ट कर दिया। मतलब गाड़ी एक ट्रैक पे जा रही थी, आपने डाइवर्जन दे दिया। राइट। और डाइवर्जन देते ही क्या हो गया कि अब वो नए ट्रैक पे चला गया, नया आउटकम पे चला गया। तो इस तरह से चीजें चेंज हो सकती हैं, अपने पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग है माइंड के अंदर। मैं एक बहुत सिंपल बात कहता हूँ, जब आप अनजाने में सिगरेट पी सकते हैं तो अनजाने में सिगरेट ना पिए ऐसा भी तो कर सकते हैं। सही बात है। बात तो प्रोग्रामिंग की है ना। आप जानबूझ के तो सिगरेट पी नहीं रहे थे, आप तो खुद कहते हैं मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो इसका मतलब आप जानबूझ के सिगरेट नहीं पी रहे थे। तो जब जानबूझ के आप सिगरेट नहीं पी रहे थे लेकिन फिर भी पी ले रहे थे, क्योंकि पैटर्न पड़े हुए हैं, अगर वो पैटर्न चेंज कर दें तो आप अनजाने में भी नहीं पिएंगे। राइट। एंड दिस इज पॉसिबल। करेक्ट। तो आपने बताया कि कोई भी चीज को हमारे माइंड 3 तरीके से किसी चीज को प्रोसेस करता है, ऑडियो, विजुअल्स एंड काइनेस्थेटिक। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होती हैं। राइट। और ये सुना है कि योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर, कि अगर आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट ही वैसा है तो फिर वो अंदर से इतनी डिजायर आती है, इंटेंसिटी आती है कि फिर चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, चाहे वो
चूंकि मैं हेल्थ में डील करता हूँ, डायबिटीज में डील करता हूँ, तो लोगों को फूड एडिक्शन की बहुत रहती है, क्रेविंग्स, मतलब इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि मतलब कि वो अपने आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होते। तो यही उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है अपने बिहेवियर को, कि किस समय मुझे अंदर से ये क्रेविंग जनरेट होती है और उसको मैं किस दूसरे तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ। एग्जैक्टली मैं इसमें एक बहुत मजेदार आपको टूल दे देता हूँ आपके, जरूर जरूर, बिल्कुल, बहुत सारे ऑडियंसेस के, बिल्कुल बिल्कुल। आप स्पेसिफिकली वेलनेस पे वर्क कर रहे हैं, डायबिटीज रिवर्सल पे वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट दैट। तो क्या है कि मैं आपको एक सिंपल सा टूल देता हूँ। एनएलपी क्या है, ये गहरा साइंस है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आप इसे सही तरीके से समझते हो जी। हाफ नॉलेज के साथ, यानी कि आपको क्लैरिटी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ, एनएलपी इज वेरी शार्प टूल, यूज इट वाइजली। राइट, ये बहुत शार्प टूल है। अभी कल ही मैं किसी के साथ काउंसलिंग कर रहा था, उन्होंने सेल्फ हिप्नोसिस पे एक कमांड लर्न कर लिया। कमांड क्या था आपको बताता हूं, कि इन एवरी सिचुएशन आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। और ये सेल्फ हिप्नोसिस कर करके ये कमांड रिपीट करके उन्होंने अपने दिमाग में डाल लिया, और उनकी जिंदगी के 2 साल खराब हो गए। क्यों? क्योंकि वो हर सिचुएशन में एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट पर्सन बन गए। माय गॉड। तो कल मैंने उनके साथ सेशन करके उनके माइंड से वो कमांड रिमूव किया। ओके। क्योंकि वो बोले कि सर मेरा बिहेवियर एक्सट्रीम हो गया। मतलब भाई अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक लेवल तक के कॉन्फिडेंस की जरूरत है, लेकिन मैं एकदम हाइपर होके कॉन्फिडेंट हो जाऊं तो मुझे जंग तो लड़नी नहीं है हर सिचुएशन में। सही बात है। तो गलत यूज नहीं करना है, सही तरीके से यूज करना है, इसलिए समझने की जरूरत है। तो आपको मजेदार टूल बताता हूँ हेल्थ से रिलेटेड। मेरे एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या बोला कि सर बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। क्यों? मैं बर्गर देखता हूँ ना तो कंट्रोल नहीं होता। हाँ, स्मेल जाती है, वो चाट की दुकान के बगल से निकलते हैं तो गाड़ी अपने आप रुक जाती है। हाँ, फिर वो खाना ही पड़ता है, ऐसे कुछ। हाँ, तो वहां पे भी क्या है, वहां पे भी माइंड में क्या काम कर रही है, प्रोग्रामिंग काम कर रही है। ओके। क्योंकि जैसे ही वो फ्रेग्रेंस आई, जो स्मेल आई, वो क्या हो गया, अब ये इसको हम ऑल फैक्ट्री कहते हैं। हाँ। स्मेल को ऑल फैक्ट्री एक्सटर्नल है, फिर अंदर तुरंत एक टेम्पटेशन क्रिएट होती है, एक फीलिंग, क्रेविंग क्रिएट हो जाती है, आप चले जाते हो। तो मैंने बहुत सिंपल सा कमांड दिया, मैंने कहा अगली बार बर्गर दिखाई दे तो ध्यान से देखना और सुनना वो क्या कह रहा है। बोले सर बर्गर कहाँ कुछ कहता है। मैंने कहा देखना वो कह रहा है आओ आओ तो मैं मोटा करूं। राइट। बर्गर तो मैं कह रहा है आओ आओ तो मैं मोटा करूं। अब ये मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया, बर्गर की इमेज और ये ऑडियो, कि आओ आओ तो मैं मोटा करूं। अब तो मोटा होना नहीं चाहते। राइट। तो बर्गर देखते ही अब की बार क्या होगा, आपकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट हो गई। Right. तो जो बर्गर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, उसी बर्गर को देख के आपको इच्छा नहीं होगी खाने की, क्योंकि आप मोटे नहीं होना चाहते। आपको बर्गर पसंद था, लेकिन बर्गर के साथ आपने साउंड अटैच कर दी, आओ आओ तो मैं मोटा करूं। तो मैंने क्या कर दिया, उस विजुअल के साथ ऑडियो चेंज कर दी। ओके। और जैसे ही आप ऐसी कुछ चीजें चेंज करते हैं, आपकी फीलिंग चेंज होने लगती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे फूड की क्रेविंग होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे सब मोडालिटी कहते हैं। सब मोडालिटी क्या होता है कि किसी भी चीज की के बारे में जब हम सोचते हैं, उसकी फाइल हमारे माइंड के अंदर रिप्रेजेंटेड कैसे है। राइट। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि उसकी विजुअल्स की क्वालिटी क्या है, ऑडियो की क्वालिटी क्या है, फीलिंग की क्वालिटी क्या है। जो अभी ऑडियंस है, व्यूअर्स, उनको भी मैं बोलूंगा, आप अभी कभी ट्राई कर लो। जो डिश आपको बहुत डिलिशियस लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है, जैसे आप उसके बारे में सोचते हैं, आपके आंखों के सामने उसकी एकदम ब्राइट हाई डेफिनेशन विजुअल आती है, उसमें से धुआं वगैरह निकलते दिखेगा। राइट। आपको उसे देखते ही टेस्ट आ जाएगा, उसका साइज बड़ा दिखेगा, वो 3D आने लगा अभी तो। बिल्कुल। ये सारी चीजें हो जाएंगी, जबकि सबकी डिशेस अलग अलग होंगी। मजेदार बात क्या है, आप अपनी डिश के बारे में सोच रहे हैं, मैं अपनी डिश के बारे में सोच रहा हूँ, कोई स्वीट डिश के बारे में सोच रहा है। राइट। तो सबकी डिशेस अलग अलग हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप देखेंगे तो उसकी इमेज हाई डेफिनेशन आएगी। माइंड उन चीजों को इंपॉर्टेंट समझता है जिनकी विजुअल, ऑडियोस, फीलिंग्स हाई डेफिनेशन में होती है, इंटेंस होती है, कुछ इंटेंस होती है। ओके। और जो भी चीजें, जो डिश आपको पसंद नहीं है, जिसको आपको देख के मतलब रिलेक्टेंट है आप, हाँ ठीक है खा लिया नहीं तो नहीं खाया, आप जैसे ही उसकी इमेज के बारे में सोचिए, उसकी इमेज की ब्राइटनेस कम होगी, उसका साइज कम होगा, वो आपके करीब की जगह दूर दिखेगी। यस यस। उसके अंदर से कोई आपको आवाज नहीं आएगी उस डिश के लिए। पहले वाले के लिए आएगी, अरे यार मन कर रहा है खाने का, अगली बार, अभी चलो सेशन खत्म होगा खाएंगे। राइट राइट। लेकिन इसमें आपकी विजुअल्स चेंज हो गई, ऑडियो चेंज हो गई, फीलिंग चेंज हो गई। तो ध्यान से समझिएगा, आपका माइंड जो भी चीजें आपने माइंड के अंदर हाई डेफिनेशन में रजिस्टर कर रखी है, उनको इंपॉर्टेंट समझता है। और अनकॉन्शियस के पास लॉजिक नहीं है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक सिर्फ कॉन्शियस के पास है, और कॉन्शियस 10% काम कर रहा है। तो माइंड को क्या पता चलता है, जिस चीज को आपने हाई डेफिनेशन में रखा है वो उसकी तरफ भागेगा, जिसको लो डेफिनेशन में रखा है उसकी तरफ रिलक्टेंट रहेगा। तो जो फूड आपको अच्छे लगते हैं उसको आपने हाई डेफिनेशन बना रखा है, अगर उसमें आपको अपना इंटरेस्ट कम करना हो तो उसे लो डेफिनेशन बना दीजिए।
ओके, उसकी जो सब कलर्स है मॉड्यूलरिटी को चेंज कर चेंज कर दीजिए, दीजिए। मतलब ब्राइट था तो लाइट कर दें, हाँ, डल साइज कर छोटा कर दीजिए, दें और साइज दूर छोटा कर कर दें। दीजिए, और ये कर सकते हैं, अभी करके देखते हैं। जी। मैं आपको बता दूं, डिश की बात नहीं कर रहा हूँ, पता चला हाँ। आपने कहा कि सर एक ही डिश पसंद थी, आपने वो भी खराब कर दी। ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक एलिफेंट के बारे में सोचिए, आ गया माइंड में एलिफेंट? हाँ, बिल्कुल। किस कलर का है? ग्रे कलर का है। ग्रे कलर का है, राइट। साइज क्या है उसका? काफी बड़ा साइज है। बड़ा साइज है। अब आप एक बार आंखें बंद करिए, है ना, क्लोज योर आइज नाउ। आप उस एलिफेंट को व्हाइट कलर का कर दीजिए, चेंज इट्स कलर टू व्हाइट। जैसे सपोज करो कि आप एक नॉब घुमा रहे हैं और ग्रे कलर कम होते 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 जीरो हो जा रहा है और वो एलिफेंट व्हाइट हो जा रहा है, हो गया? ठीक है। अब उस एलिफेंट का साइज छोटा कर दीजिए और उसको स्मॉलर 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 करते करते इतना छोटा बना दीजिए मानो वो खरगोश के साइज का है। और जब वो खरगोश के साइज का हो जाए तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप चेंज कर पाए? यस। यस, हो गया। इतना ही आसान है माइंड के अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज करना, क्योंकि जो एलिफेंट की फाइल थी वो अनकॉन्शियस में पड़ी हुई थी, डिफॉल्ट पड़ी हुई थी। जो अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने जो सीखा समझा, जैसा हाथी देखा, वैसा हमारे माइंड के अंदर एलिफेंट की इमेज है। लेकिन जैसे ही आपने कॉन्शियस कंट्रोल लेके उसकी सब मोडेलिटीज को चेंज किया, यानी विजुअल के कलर्स को चेंज किया, साइज को चेंज किया, वो सारी चीजें आप कर पाए और उसी फाइल पे कर पाए जो माइंड के अंदर पड़ी हुई है। Right. और आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब हाथी आपको बड़ा दिखाई दे रहा था, ग्रे दिखाई दे रहा था, तो फीलिंग अलग थी। जब वो छोटा हो गया और खरगोश के साइज का हो गया तो फीलिंग अलग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वी कैन प्ले विद द इमेजेस इन आवर माइंड। हम अपने माइंड के अंदर की फाइल्स के साथ खेल सकते हैं, हमें खेल खेलना आना चाहिए। यस यस। एंड वी कैन चेंज द थिंग्स जो हमारी जिंदगी में अनइम्पॉर्टेंट होना चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है, उसके विजुअल्स, ऑडियोस, फीलिंग्स को आप रिड्यूस कर दीजिए, वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। लोगों के लिए आराम करना इंपॉर्टेंट है और गोल्स पे काम करना अनइम्पॉर्टेंट है। दोनों फाइल्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनसे जुड़े जो ऑडियो, विजुअल्स और फीलिंग्स जो आपने बताया, सब मॉडलिटीज अगर हम चेंज कर दें तो हमारी जो फीलिंग्स हैं और हमारा बिहेवियर पैटर्न चेंज हो सकता है। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट। तो भाई जी, ये तो समझ में आया। अब बात करें लोगों की हैबिट्स को लेके। लोगों को सबको मालूम है सुबह घूमने जाना चाहिए, ठीक है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, टाइम पे सो जाना चाहिए। मतलब आज हम इस जमाने में जी रहे हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, राइट, कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, सुबह अलार्म भी लग जाता है, लेकिन जो अंदर से प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है, इसको कैसे ओवरकम करें? कल पे करेंगे, बात करेंगे। और अंदर से एक बीमारी ना, बहाना साइटिस। रात को नेटफ्लिक्स की मूवी देखने का टाइम था, लेकिन सुबह उठ के घूमने फिरने का टाइम नहीं है। तो पीपल नो एवरीथिंग, but when it comes to implementation they are not able to implement. So the point is कि how to develop healthy habits. बिल्कुल। और इस प्रोक्रास्टिनेशन नाम की बीमारी जो है, इसको कैसे ओवरकम करें? हाँ, इसका गेम समझ जाएंगे तो आज ही ओवरकम हो जाएगी। क्या बात है। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, मैं आपकी ये जो दोनों चीजें हैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक टॉपिक है, उसके ऊपर आपने बात की, तो पहले इसकी क्लैरिटी ले लेते हैं। फिर आप याद रखिएगा, मुझे भी याद दिलाइएगा कि जो आपने बोला कि हैबिट्स जानने के बावजूद या बिहेवियर्स जानने के बावजूद कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों नहीं कर पाते। यस यस। जो चीजें अनइम्पॉर्टेंट है हम उनको वैल्यू दे देते हैं, उसमें एंगेज हो जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको रिलेक्टेंट होते हैं, उसके लिए उसको डिले करते हैं। यस। उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और अगर वो कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ लिया और मेरी बात अगर दिल को छू गई तो आज ही बदल जाएंगे आप। क्या बात है ना, जरूर बताइए। तो उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो हमारा ह्यूमन माइंड है, ये हमेशा आपके फेवर में काम कर रहा है। लोगों को लगता है हमारा माइंड हमारा दुश्मन है, ऐसा है नहीं। ओके। हमेशा आपका माइंड आपके फेवर में काम कर रहा है, बस उसके साथ चैलेंज ये है कि उस बेचारे की ट्रेनिंग गलत हुई है। क्या बात कही है। माइंड हमेशा आपके फेवर में काम कर रहा है, हमेशा आपके फेवर में काम कर रहा है। आपको वो दो ही काम करता है मेनली। वो आपको पेन को अवॉइड करने में हेल्प करता है, यानी पेन से दूर भगाता है, और प्लेजर की तरफ मूव करता है। यानी कि वो चाहता है, आपका माइंड आपको हमेशा क्या देना चाहता है, आपको प्लेजर देना चाहता है और पेन से दूर भगाना चाहता है। अब चक्कर ये है कि हमने प्रोग्रामिंग गलत कर रखी है कि पेन हमारे लिए क्या है और प्लेजर हमारे लिए क्या है। हमने काम करने के साथ पेन जोड़ा हुआ है, आराम करने के साथ प्लेजर जोड़ा हुआ है। ओके। तो माइंड क्या करेगा, वो कहेगा ज्यादा आराम करो क्योंकि प्लेजर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। काम मत करो क्योंकि काम करने के साथ पेन जोड़ा हुआ है। राइट। तो हमने उसकी ट्रेनिंग गलत कर रखी है। एक योद्धा है मेरे पास, बहुत पावरफुल योद्धा है, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि कौन मेरा दुश्मन है कौन मेरा दोस्त है। उसको मारना सिखा दिया। राइट। अब वो जो आ रहा है उसे गाजर मूली की तरह काट दे रहा है। हाँ। तो उसकी ट्रेनिंग अगर नहीं हुई है तो उसकी गलती थोड़ी है,
वो कैपेबल है, आप उसको सही तरीके से ट्रेन तो करो, आप उसको बताओ तो सही। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो हमारा माइंड करता है, तो वो नुकसान नहीं करना चाहता हमारा, वो हमारा फायदा करना चाहता है। वो ये चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी खासी ठीक ठाक चल रही है, तुम प्लेजर में पड़े हुए हो, तो प्लेजर में रहो, क्यों पेन ले रहे हो? क्यों काम कर रहे हो? तो माइंड क्या करता है, वो बहुत इसी चीज को अचीव करने के लिए एक छोटा सा काम करता है, गेम खेलता है। जैसे आप कहते हैं कि यार आज से मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो माइंड ये कहता है यार आज से नहीं, कल से करेंगे। हाँ, मतलब कल मंडे है और हाँ, आज तो थोड़ा संडे वीक ऑफ है। हाँ, मंडे से तो पक्का बिल्कुल तैयारी कर ली, बिल्कुल। ट्रैक सूट वगैरह सब ले लिया है, बिल्कुल जिम की मेंबरशिप भी ले ली है। बिल्कुल। तो वो क्यों कहता है कि आज से नहीं करेंगे, कल से करेंगे? क्योंकि एक्चुअली आपका माइंड कहना ये चाहता है इसे कभी नहीं करेंगे। लेकिन My अगर God. उसने ये कह दिया कि कभी नहीं करेंगे, तो आप अभी करने लग जाएंगे। यस। तो माइंड इसीलिए बड़ी धीमी सी आवाज से कहता है कि इसे कल से करेंगे। सो बेसिकली हमारा माइंड हमें बेवकूफ बना रहा है, हाँ, एक लॉजिक देके, जिसे हाँ, शायद हम समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल। हम उसकी बात को नहीं, देखिए एनएलपी में क्या होता है, दो लेवल होते हैं, एक होता है सरफेस स्ट्रक्चर, एक होता है डीप स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर वो होता है जो कही जा रही है बात, और डीप स्ट्रक्चर वो है जो उसके पीछे का रियल रीजन है, रियल मीनिंग है। रियल मीनिंग तक हम पहुंचते नहीं है, हम ऊपर ऊपर की बात से कन्विंस हो जाते हैं। तो माइंड ये कहता है आज से नहीं करेंगे, कल से करेंगे। तो एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने ये थॉट क्रिएट कर दिया कि मैं ये चाहता हूं कि तुम कभी भी वॉक पे ना जाओ, तुम कभी भी एक्सरसाइज ना करो, तुम कभी भी फास्ट फूड ना छोड़ो, तो आप इतने अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, पेन आ जाएगा, तो उस पेन को अवॉइड करने के लिए आप वो काम अभी शुरू कर देंगे। तो वो क्या कहता है, प्लेजर में पड़े रहो, ये काम आज से नहीं करेंगे, ये हम कल से कर लेंगे। अब उसके चक्कर में क्या हुआ कि आपने टाइम बाई कर लिया, आपने वक्त खरीद लिया, आपने अपना टाइम एंगेज कर लिया। अब आज आप प्लेजर में पड़े हुए हैं। फिर जब कल आप कहेंगे कि यार आज से करना है मुझे, तो वो कहेगा यार आज से नहीं, कल से करेंगे, आज परफेक्ट दिन नहीं है, आज तो तुम लेट से सो के उठे हो, कल तुमने लेट तक मूवी भी देखी है ना, अभी बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, बहुत सारे। वो बेसिकली आपकी हेल्प कर रहा है आपको प्लेजर देने के लिए। लेकिन है क्या कि आपने उसकी प्रोग्रामिंग गलत कर रखी है, आपने काम करने के साथ पेन जोड़ा हुआ है और आराम करने के साथ प्लेजर जोड़ा हुआ है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, जो हम चीजों को कल पे टालते हैं, वो हमारा माइंड हमारे फेवर में ये काम कर रहा है, क्योंकि हमने काम करने के साथ ही पेन को अटैच कर दिया है। तो माइंड ये कहता है कि इस काम को ना करना पड़े। लेकिन अगर वो ये कह दे कि कभी नहीं करेंगे, तो आप अभी करने लगेंगे। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? अभी वो जब पहले वाली टॉपिक पे आऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, जो मैंने आपको बोला ना, हाँ। कि हम इसे चेंज कैसे करें, उस पर बात करेंगे। इसमें मैं आपको रिचर्ड बैंडलर की एक कमाल की स्टेटमेंट बताता हूँ जी, कि रिचर्ड बैंडलर में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो एनएलपी के दो को क्रिएटर्स हैं, रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। रिचर्ड बैंडलर थोड़ी कम्युनिकेशन ज्यादा मजेदार तरीके से करते हैं, इसलिए मुझे उनको सुनने में ज्यादा मजा आता है। जब कभी मौका मिल जाता है मुझे, और अगर कोई मुझे वीडियो ऑडियो मिल गई, तो मतलब फिर कई घंटे में सुन सकता हूँ। तो किसी ने उनसे पूछा कि डॉक्टर बैंडलर, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोक्रेस्टिनेटर, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, so I procrastinate everything, I have so much potential but I don't do anything because I just procrastinate. तो रिचर्ड बैंडलर ने उसकी आंखों में देखा, you are really good at procrastination. उसने बोला yes. तो कहता है then why don't you procrastinate your habit of procrastination? Oh my God. तो तुम अपने कल पे टालने की आदत को कल पे क्यों नहीं टाल देते? क्या बात है, वेरी नाइस। कि मैं कल पे आज नहीं टालूंगा, मैं कल पे टालूंगा, तो आज तो काम कर लोगे। राइट। कितना अमेजिंग है, सोचिए। एक इसीलिए मैं कहता हूँ यूं चीजें चेंज हो सकती हैं अगर हम चीजों को समझ जाएं। तो जरा सा हमने सिर्फ ट्विस्ट ही तो किया है लैंग्वेज को। एनएलपी यही तो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हाउ यू प्रोग्राम योर न्यूरोलॉजी थ्रू योर लैंग्वेज। आप अपने लैंग्वेज से, अपने शब्दों से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से कैसे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। तो जैसे ही आपने इस चीज को बदला, आपकी फीलिंग बदल जाएगी। राइट। अब बात करते हैं कि इसे ओवरकम कैसे करते हैं। देखिए क्या होता है कि हम में से हर इंसान ऐसे जीता है जैसे हम कभी नहीं मरेंगे। वेरी ट्रू, है ना। हम में से हर इंसान, इनफैक्ट अगर हम किसी के क्रियाक्रम में भी जाते हैं जहां किसी की चिता जल रही होती है, वहां पे भी कुछ सेकंड के लिए ये ख्याल आता है, जब लगता है कि सब मिथ्या है। हाँ, बस शमशान घाट तक ही रहती फीलिंग। उसके बाद तो फिर और वहां पे भी क्या, वहां पे थोड़ी देर बाद लोग चाय पी रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद लोग मिठाई का इंतजाम कर रहे होते हैं। सही बात है ना। जो पूरी कम्युनिटी गई थी, जिसमें हर कोई, ऐसा नहीं है लोगों को इमोशनल कनेक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस तरीके से हिप्नोटाइज होते हैं कि जैसे लगता है हम हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है। और हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, इसका मतलब हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए समय ही समय है। राइट। टाइम की कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। राइट। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बोलूंगा
उसे कहते हैं योर टाइम लाइन इज योर लाइफ लाइन। आपका वक्त ही आपकी जिंदगी है। और मैं एक सवाल पूछता हूं, आज तक की जिंदगी कैसे बीती, चाहे आप 20 साल के हैं या 40 साल के हैं या 80 साल के हैं, आंसर इज लाइक दिस। कहाँ गई जिंदगी अभी तक की, बताइए? यूं चली गई, यूं चली गई, यूं पता नहीं चलता। और ये 20 साल वाले के लिए भी सच है और 80 साल वाले के लिए भी सच है। यानी 80 साल का इंसान भी कहता है कि मेरी जिंदगी यूं बीत गई, पता नहीं चला। योर टाइम लाइन इज योर लाइफ लाइन। आपका वक्त ही आपकी जिंदगी है। तो वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है, एक सेकंड भी वापस आने वाला नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी वापस आने वाला नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जब माइंड ये कहता है कि हम कल से करेंगे, मैं एक दूसरी पिक्चर देता हूं, क्योंकि माइंड पिक्चर्स में वर्क करता है। मैंने आपको बताया विजुअल ऑडियो फीलिंग्स में काम करता है। तो माइंड ये पिक्चर क्रिएट करता है कि काम करने के साथ पेन है। तो वो पिक्चर जब बनाता है कि आप कह रहे हो कि मैं ये करूंगा, तो माइंड उसमें पेन देखता है, पेन एक्सपीरियंस करता है। आप कहते हो आराम करूंगा, तो वो उसमें प्लेजर देखता है कि आप आराम से सो के उठ रहे हैं, आराम से धीरे धीरे चीजें कर रहे हैं और आगे कर लेंगे। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, जो मैंने बोला कि अगर आज बात समझ में आ जाए तो आज ही चीजें चेंज हो जाएंगी। राइट। लोग कहते हैं ना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ये बेवकूफी भरी बात है। नेगेटिव के अंदर बहुत पावर होती है, हमें यूज करना नहीं आता। क्या बात है? नेगेटिव अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, मैंने एंथनी रॉबिन्स से ये चीज सीखी, वी यूज सॉफ्टनर्स, वी यूज रैशनलाइजेशन। हम क्या करते हैं, अपने काम ना करने की आदत के लिए बहुत सारे मरहम लगा के जस्टिफाई करते हैं। राइट राइट, है ना। हम नेगेटिव नहीं देखते। मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव सोचना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ। आप जानते हैं, किसी सपोज करो किसी पर्सन का जो वेट है वो होना चाहिए 70 kg, आइडियल बॉडी है ना। हाँ, और उसका जो वेट है वो है आज के टाइम पे 110 किलो। राइट। ठीक है। अब वो क्या करता है, वो ना एक्सरसाइज कर रहा है, ना वो न्यूट्रिशन का फूड ले रहा है, ना वो अपनी हेल्थ पे ध्यान रख रहा है, और हर बार यही कह रहा है कल से एक्सरसाइज करूंगा। और सपोज करते हैं उसकी एज है 40 साल, एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। अब मैं ये कहता हूं कि अब नेगेटिव सोचवाता हूं, सोचने के लिए मजबूर करता हूं। नाउ जस्ट थिंक कि आप हर रोज सुबह उठ रहे हो और आप हर रोज सुबह उठने के बाद अपना अलार्म ऑफ कर दे रहे हो और आप वॉक पे नहीं जा रहे हो। आप पूरे दिन वैसे ही फास्ट फूड खा रहे हो, आप वैसे ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो। अब इस पिक्चर को आप अपने माइंड में कैरी करिए कि आप ऐसा ही लगातार 365 दिन यानी 1 साल तक कर रहे हैं। आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की, आपका वेट जो 110 या 120 किलो था वो कितना हो चुका होगा, इमेजिन करिए, सोचिए। फिर उसके बाद सोचिए उस समय आपकी एनर्जी लेवल कैसी होगी जब 1 साल आप इसी लाइफस्टाइल को और जी चुके हैं। फिर इस पिक्चर को एक्सटेंड करते हैं, 2 साल आप अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, 3 साल आप अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, 4 साल, 5 साल। 5 साल बाद जब आप खड़े होके आईने में अपने आप से नजरें मिलाएंगे तो आपको कौन दिखेगा, एक हारा हुआ इंसान या एक जीता हुआ इंसान? कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी नजरों में आप अपनी रिस्पेक्ट खो चुके होंगे? कौन से ऐसे लोग हैं जो अब आपकी तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे होंगे? आप खुद से क्या बातें कर रहे होंगे और लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे होंगे? पूरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी होगी, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म, खुद की नजरों में गिर जाना, बिल्कुल सब कुछ मतलब खत्म ही टाइप का हो चुका होगा। मतलब वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो इमेजिन कराया आपने। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, ये नेगेटिव नहीं देखते, इसी वजह से वो बदलते नहीं है। कहते हैं ना कि पेन जो होता है जब वो थ्रेशोल्ड को टच करता है तब इंसान चेंज होता है। यस। और अपनी वर्कशॉप में मैं लाइव बता रहा हूँ, मुंबई की एक एस्ट्रोलॉजर है बहुत बड़े, नाम नहीं ले सकता, सेशन में ये टेक्निक मैंने कराई थी। वो सेविंग नहीं करते थे, पैसे बचाते, कमाते बहुत थे, करोड़ों में कमाते थे, बचाते नहीं थे। जब मैंने ये टेक्निक कराई, मैंने कहा देखो, और मैंने एक्सटेंड कराया 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और ये आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ये टी शर्ट उनकी भीग रही है, आंखें बंद करके खड़े हैं। और मैंने कहा कि एंड यू वांट दिस लाइफ, आपको यही जिंदगी चाहिए, बिकॉज यू आर समवन हु इज नॉट चेंजिंग योरसेल्फ। क्योंकि आपको तो आराम में मजा आता है, आपको काम नहीं करना है, आपको ऐसे ही जिंदगी, आपको यही जिंदगी चाहिए। और लोग चिल्लाते हैं नो, आपको यही चाहिए, कहां बदल रहे हो आप तो ऐसे ही बने हुए हो। करेक्ट। और उसके बाद जब ये एक्सट्रीम हो जाता है पेन, तब मैं कहता हूं नाउ अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करो एंड डिस्ट्रॉय दिस नेगेटिव इमेज। अब इस पूरी नेगेटिव इमेज को मार के फोड़ दो, पूरा डिस्ट्रॉय कर दो। और फिर मैं उनको विजुअलाइज करता हूं, नाउ विजुअलाइज कि आप कल सुबह उठ रहे हो और आपने अपने दिन की शुरुआत की है, आप तैयार हो रहे हो, आप जा रहे हो वॉक पे। आज आप सिर्फ 100 मीटर चलेंगे, लेकिन अगले दिन आप उससे बढ़ाएंगे, फिर अगले दिन बढ़ाएंगे। फिर इन 365 डेज जब आप शीशे में अपने आप को देखेंगे, नजरें मिलाएंगे, आप कौन बन जाएंगे? वेरी ट्रू। 5 साल में क्या होगा? क्या बात है।
10 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या होगा। एंड दिस इज अ टोटल ट्रांजिशन, पूरा जो आपके चैनल के साथ यानी कि इस चीज के साथ मैच करता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इंसान, क्योंकि उसने आज तक नेगेटिव की ताकत देखी ही नहीं थी। नेगेटिव पे सॉफ्टनर लगा दिया था, अरे नहीं नहीं ठीक है, ऐसा भी क्या है, सब तो ऐसे ही रहते हैं, सब ऐसे ही चलते हैं। नहीं, आप अपनी जिंदगी सोचो ना। बिल्कुल मैं समझ पाया, और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में कि हमारे माइंड को, जैसा आपने बताया, पेन और प्लेजर चाहिए, लेकिन अगर माइंड को अल्टीमेटम दे दिया जाए कि आपको पेन और प्लेजर में से क्या चूज करना है, तो उसका ये माइंड की फितरत है कि प्लेजर मिले ना मिले चलेगा, लेकिन पेन तो मुझे बिल्कुल किसी भी कीमत पे अवॉइड करना ही करना है। बिल्कुल। और तो जब हम उसे इतना एक्सट्रीम पेन दिखा देते हैं, तब फिर उसे रियलाइजेशन होता है, जो आपने बताया। तो विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, जो आप बता रहे हैं, विजुअलाइजेशन, लेकिन ये नेगेटिव बार बार विजुअलाइज नहीं करना है। हाँ, ये एक कॉशन है, ये समझना है जी। क्योंकि माइंड न्यूरल पाथवेज पे वर्क करता है, आप ये नेगेटिव बार बार क्रिएट ना करें। इसलिए मैं जब टेक्निक्स कराता हूँ तो मैं लोग कहता हूँ ये जो नेगेटिव है ये एक बार क्रिएट करना है, अभी मेरे साथ पावरफुली जब मैं करा रहा हूँ, उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देना, फिर इसे नहीं क्रिएट करना, फिर पॉजिटिव वाले को बार बार आपको रिक्रिएट करना। यस यस, नहीं तो उल्टा काम हो जाएगा। नहीं तो उल्टा काम हो जाएगा। और जो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजर को बताया, पता है उन्होंने बाद में बताया मुझे कि सर, मैं जब लिटरली आपने विजुअलाइज कराया तो मैंने देखा कि सिग्नल पे खड़े होके मेरे बच्चे भीख मांग रहे हैं। माय गॉड। क्योंकि मैं कमाता इतना हूं, लेकिन जितना कमाता हूं उतना ही मैं अपने खर्च बढ़ा देता हूं, कोई पैसे बचाता नहीं हूं, पैसा आ रहा है और जा रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, और अगर यही हाल रहा तो वो सिचुएशन आ जाएगी। राइट। जब मैंने बोला कौन से लोग हैं जिनकी नजरों में आप अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे, तो उनके सामने उनकी फैमिली मेंबर्स आ गए। तो हम एक बार उसको यूटिलाइज तो करें माइंड की प्रोग्रामिंग को, फिर कैसे प्रोक्रेस्टिनेट कर लेंगे आप। बहुत ही पावरफुल टेक्निक समझ में आई कि अगर कोई भी एडिक्शन है, चाहे फूड हैबिट है या एडिक्शन है, इसको छुड़ाने का सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र बताया कि फ्लैशबैक में जाते हुए अपना वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो इमेजिन करें और पूरी तरह से इंगेज हो जाएं, ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक फीलिंग लेके, और वो वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो दिखाएं माइंड को कि बाबा ये तुम्हारा हाल होने वाला है। तब वो डरेगा कि बस अब ये नहीं चाहिए, फिर एक पॉजिटिव शिफ्ट लेके जाएं। हाँ, लेकिन बीच में उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरी ताकत इकट्ठी करके उसको डिस्ट्रॉय करिए, 1 2 3 करके धाड़, है ना, कि सब टूट गया। हाँ। और फिर उसके बाद आप नया विजुअलाइज करिए, और आप इतना फ्रीडम फील होगी ना आपको, मतलब चेंज आने के बाद आप अच्छा फील हो, मतलब जिंदगी में चीजें हेल्थ चेंज हो जाएगी, तब आप अच्छा फील करेंगे। नहीं, आप राइट नाउ दिस मोमेंट से आपको, मतलब आपको ये समझ आ जाएगा मेरी गाड़ी सही ट्रैक पे आ गई, अब ट्रैक सही हो गया ना, तो आउटकम तो कल बदल ही जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। थैंक यू सो मच वेद जी। ऑलवेज वेलकम। अब चूंकि मैं हेल्थ पे, जब मैं डायबिटीज पेशेंट से मिलता हूँ, ठीक है, और जनरली 40 ईयर 50 ईयर्स के रहते हैं, और कुछ और लोग भी रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम तो सुबह घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, डाइट पे भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब जितना उनको जानकारी है, समझ, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ में जो उनको इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा होता। तो जब मैंने इस रिसर्च की कि ऐसा क्या रीजन है, तब मैंने फाइंड आउट किया कि मोर देन 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी बैड मेमोरीज हैं, ट्रॉमाज हैं, एंड बैड एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, फोबियाज हैं, जो उनको बार बार उस नेगेटिव स्टेट में नेगेटिव इमोशंस को लाते रहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, ट्रॉमाज हैं, या बहुत एक्सट्रीम लेवल की लोगों की लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, उनको कैसे डिलीट करें, कैसे रिप्लेस करें, इसके लिए कोई टेक्निक है, क्या तरीका हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझता हूँ। वो कहते हैं ना कि आपकी जो साइकोलॉजी है और आपकी फिजियोलॉजी है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, राइट। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जो हमारी जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ माइंड के लेवल पे काम नहीं करती, वो बॉडी के लेवल पे भी काम करती हैं, बॉडी में उसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए कहते हैं साइकोसोमैटिक, साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी, राइट। तो जब आपका माइंड डिस ईज में है तो बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है, राइट। जैसे मैं अभी बताता हूँ, अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी कोई एक फोन कॉल आ जाए और कोई डिस्टर्बिंग बात कह दे जाए, तो अभी हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, हो सकता है हमें एसिडिटी फील होने लगे या कुछ भी और ऐसा होने लगे, क्योंकि स्ट्रेस आ गया तुरंत के तुरंत। तो स्ट्रेस कहाँ पे आया, वो यहाँ पे आया, राइट। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ करंट की अभी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसी पुरानी मेमोरीज हैं, ट्रोमाज हैं, कुछ फोबियाज हैं, कुछ फियर्स हैं, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। हाँ, मतलब ऐसा कि 1993 शाम को 5:10 पे मेरी सास ने मुझे ऐसा बोला था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, किसी ने मुझे एब्यूजिव लैंग्वेज दी, और
फीमेल्स के साथ में कई बार बहुत एक्सट्रीम लेवल के बिहेवियर्स हो जाते हैं जो वो बिल्कुल होल्ड करके रखते हैं, एंड सब कुछ अच्छा है लाइफ में, लेकिन स्टिल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट, जॉयनेस नहीं आती, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। तो वो चीज, तो आप परमिशन देंगे तो मैं कुछ गहरी गहरी बातें बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो डीपर लेवल का टॉपिक है, और हीलिंग सुपरफिशियल लेवल पे हो ही नहीं सकती, या मेडिकल या दवाइयों से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि इंटरनल ट्रॉमास को, इमोशंस को रिलीज नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो अनुप जी, सबसे पहले ये हम समझेंगे कि लोग क्यों अपनी ऐसी मिजरीज को, राइट, ऐसी मिजरीज को होल्ड करके रखते हैं। तो क्या है, एक सिंपल टर्म है एनएलपी का। मैं बार बार एनएलपी का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लोग ये समझे कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके बैकग्राउंड में पूरी साइकोलॉजी है, पूरी साइंस है जो वर्क करती है। yes, राइट? और इसके पीछे भी पर्पस क्या है कि जब हम किसी बात को लॉजिकली समझ जाते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है। अदरवाइज ये लॉजिकल माइंड ही हमें रोक देता है, प्रोग्रामिंग नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करता, मतलब हाइपोथेटिकल लगती है चीजें, फिर लगता है ये तो यार सिर्फ बातें हैं। करेक्ट करेक्ट। लेकिन इसके पीछे साइंस है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि एनएलपी का एक कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी गेन। सेकेंडरी गेन क्या होता है कि अगर आपका कोई बिहेवियर है या कोई मिजरी है या कोई भी और ऐसी चीज है जिंदगी में आपकी, वो है तो नेगेटिव, लेकिन फिर भी आप उसको होल्ड करके रख रहे हैं, तो साइंस ऑफ माइंड ये कहता है इसका मतलब आपको उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, इनडायरेक्ट। यानी वो चीज है तो नेगेटिव, राइट भाई स्मोकिंग है तो नेगेटिव, लेकिन आपने अभी भी स्मोकिंग के हैबिट को कैरी करके रखा हुआ है क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। वो बेनिफिट हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो बेनिफिट हो सकता है कि आपका कुछ स्ट्रेस रिलीव हो जा रहा है। यानी कि एक नेगेटिव चीज से भी हमें कुछ पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है, इस वजह से हमने उसे होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब यहाँ पर कि लेट्स से एग्जांपल, बहुत सारे रिलेशनशिप जो लोगों के खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, किसी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो कई बार लोगों की सिंपैथी लेने के लिए कि मैं बस रोता रहूंगा, गाता रहूंगा और मुझे सिंपैथी फील हो गई, तो ये सेकेंडरी गेन हो गया। बिल्कुल, ये सेकेंडरी गेन, आम भाषा में अगर बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। तो क्या होता है कि लोग अपनी मिजरीज को क्यों पकड़ के रखते हैं, राइट, उससे समझते हैं ध्यान से। क्या होता है कि जिंदगी में कुछ रेलिवेंट करने में एफर्ट लगता है, बिल्कुल, है ना। कुछ ढंग का काम करना है तो एफर्ट लगेगा। आज मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप भोपाल से यहाँ पे आए हैं, मैं अपनी जगह से यहाँ पे आया हूँ, हम बैठे, हम बात कर रहे हैं, हम रेलिवेंट काम कर रहे हैं, हमें इसमें एफर्ट लग रहा है। sure. लेकिन इस एफर्ट से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, हमारे व्यूअर्स को कुछ वैल्यू मिलेगी, हमारा आउटकम, हमारा पर्पस पूरा होगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इसमें एफर्ट लग रहा है, इसमें काम करना पड़ रहा है। लेकिन जब हमारे साथ जिंदगी में कुछ बुरा हो जाता है, उसमें हमारी साइड से तो कोई एफर्ट लगा नहीं था, ध्यान से समझिएगा। और उसकी वजह से क्या होता है, एक बहुत गहरी चीज होती है कि जब हमारी जिंदगी में मिजरीज होती हैं और हम मिजरीज को पकड़ लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में कितना कुछ बुरा हुआ है, ओहो, तुम्हें पता है मेरे साथ कितना खराब हुआ है, मेरे साथ लोगों ने ऐसा बिहेव किया, वैसा बिहेव किया। यानी कि अब हमें सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस मिल रही है, लेकिन किस चीज से? बुरे बिहेवियर से। हमारे साथ जो बुरा हुआ उसकी वजह से, जिसमें आपको एक्टिवली कुछ पॉजिटिव नहीं करना पड़ा, आपके साथ कुछ हुआ, उसकी वजह से आपको सिग्निफिकेंस मिल गया, आपको इंपॉर्टेंस मिल गई। और हमारे माइंड को इंपॉर्टेंस चाहिए, सिग्निफिकेंस चाहिए। तो ये वैसा ही है कि आप इस चीज के लिए बहुत प्राउड है कि मेरे पास 1000 किलो कूड़ा पड़ा हुआ है घर में, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई गार्बेज। माय गॉड। तो और इसको मैं इस तरह से कहता हूं कि दो लोग जब मिलते हैं एक दूसरे से ना, आप कभी भी सुनिएगा, इनको मैं कहता हूं कि दुखी आत्माएं। ये दुखी आत्माएं क्या करती हैं, ये डिस्कशन में ये प्रूव करके दिखाती हैं कि मैं ज्यादा बड़ी दुखी आत्मा हूं। यस, मेरे साथ आज तक जिंदगी में ज्यादा बुरा हुआ है। दूसरा इंसान या अगर फीमेल है तो वो ये प्रूव करके दिखाएंगे कि मेरे साथ जिंदगी में ज्यादा बुरा हुआ है। इस दुख से मिल क्या रहा है? इस दुख से उन्हें सिग्निफिकेंस मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो जो आज भी इस चीज को लेके बैठे हुए हैं ना कि मुझे 10 साल पहले इसने ऐसा कहा था, 15 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, ये किया था, वो किया था, क्योंकि दैट नेगेटिव एक्सपीरियंस इज गिविंग यू द फीलिंग दैट आई एम यूनिक। मेरे साथ जितना बुरा हुआ इतना बुरा किसी के साथ होता नहीं। यानी हुआ तो बुरा, लेकिन उसकी वजह से मैं क्या फील कर रहा हूँ? यूनिक। मैं क्या फील कर रहा हूँ? इंपॉर्टेंट। और अनकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं है, उसको सही गलत नहीं पता होता, उसे इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट ही पता है। तो जिस मेमोरी की वजह से आप इंपॉर्टेंट फील कर रहे हैं, उसे कैसे छोड़ेगा? ओके, राइट, गेटिंग क्लैरिटी। तो लोग अपनी मिजरीज इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन मिजरीज की वजह से वो इंपॉर्टेंट फील कर रहे हैं, उन्हें सिग्निफिकेंस मिल रहा है, उन्हें वैल्यूएबल फील हो रहा है। वो ये फील कर रहे हैं कि मैं कितना यूनिक हूं दुनिया में, क्योंकि जितना बुरा मेरे साथ हुआ इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होता।
बट ये समझ नहीं पा रहा है कि ये बिहेवियर रिपीट करने से उनकी लाइफ में और वो मिजरीज बढ़ती जा रही हैं। डेफिनेटली बढ़ेगी, मतलब उससे निकलने वाले नहीं है वो, मतलब जो बिल्कुल ट्रैप है उसी में आप फंसते जा रहे हैं। उसी में फंसते जाते हैं। इसको मेरे एक पार्टिसिपेंट ने बहुत कमाल की बात कही। मैं वर्कशॉप में ऐसे ही कुछ सिखा रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर ये ऐसी ही बात है कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा एक बार और मैंने 50 बार उस मेमोरी को रिपीट कर लिया, तो मारा तो गया था थप्पड़ एक बार, लेकिन लगे मुझे 50। लगे मुझे 50, यही हो रहा है। हमने रिपीट कर लिया। और इसको दूसरे वे में मैं कहता हूं, जो मैं कह रहा था लोगों को चुप जाती है बात, पीपल मेक देयर लाइफ देयर प्राइवेट हेल विद लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब इट। लोग अपनी जिंदगी को नर्क बड़ी मेहनत से बनाते हैं और वो ये नहीं चाहते कि मेरा नर्क डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि उसी नर्क से उन्हें सिग्निफिकेंस मिल रहा था, उसी नर्क की वजह से वो वैल्यूएबल फील कर रहे थे। अमेजिंग है ना? तो भैया नर्क को आग लगा दो ना, पॉजिटिव जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, बट एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तो जब कोई कहता है ना मैं अपने ट्रोमा से, अपनी मिजरी से बाहर आना चाहता हूँ, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि ठीक है बाहर तो आ जाओगे, मैं तो टेक्निक कराऊंगा, आप बाहर आ जाओगे, मुझे ये बताओ इसके बाद सिग्निफिकेंस कहां से लाओगे जिंदगी में? What relevant will you do so that you will feel significant? राइट। और अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारा माइंड हॉलोनेस को पसंद नहीं करता, फिर वापस उसी ट्रैप पे चला जाएगा। फिर उसी ट्रैप पे चला जाएगा, फिर वो कहेगा सिमिलर एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि अब मजा नहीं आ रहा। ओके, तो इसीलिए फिर लोगों की लाइफ में वैसे एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीटेडली आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही घटनाएं रिपीटेडली, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ व्हाई मी, मेरी लाइफ में क्यों लगी पड़ी हुई है। बिल्कुल, एक बार घाटा हुआ, एक से किसी से रिलेशनशिप खत्म हो गई, तो वही सिमिलर पैटर्न डेवलप हो रहे हैं किसी की लाइफ में। बिल्कुल, क्योंकि माइंड में आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक तो आपने उस मिजरी को एंजॉय कर लिया, कहीं ना कहीं उससे सिग्निफिकेंस ले लिया, वैल्यू ले ली। किसी की टांग टूटी है, अभी तक उसे कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था, अब टांग टूट गई, अब सारे रिश्तेदार सारे खानदान वाले पूछेंगे। तो जो टांग 20 दिन में जुड़ सकती थी, अब वो 2 महीने में जुड़ेगी। क्या बात कही है, क्लियर हो रही है चीजें? राइट राइट। तो अब ये तो हो गई कि हम मिजरीज को होल्ड करके क्यों रखते हैं। तो होल्ड करके इसलिए रखते हैं कि हमें उससे सिग्निफिकेंस मिलता है, अपने हेल्थ से हमें सिग्निफिकेंस मिलता है, राइट। ठीक है। तो इस सिग्निफिकेंस की जगह हम किसी ढंग की चीज से सिग्निफिकेंस लेके आ जाएं, और बहुत आसान है। आज आप एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, आप बहुत सिग्निफिकेंट फील करेंगे। आपके सोसाइटी में जो झाड़ू लगाता है, आज आप मुस्कुरा के उसको देख लीजिए और एक बार कह दीजिए और भैया सब ठीक ठाक है, उस इंसान का दिन बदल जाएगा और आपका दिन बदल जाएगा। सिग्निफिकेंट होने के लिए आपको कोई 100 करोड़ ही कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग के बेस पे होता है। आप छोटी छोटी चीजों से सिग्निफिकेंट फील कर सकते हैं। राइट। तो अब इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करें, ट्रॉमा को डिलीट कैसे करें? जैसे कंप्यूटर में ऑल्ट कंट्रोल कमांड डिलीट करते हैं, हाँ, वैसे डिलीट कैसे करें जिससे एक इंसान अपनी खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय कर सके? बिल्कुल, देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है जो नॉर्मल लेवल की मेमोरीज हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि बैड मेमोरीज हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, इनको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फोबिया है ना, या कोई बहुत ही एक्सट्रीम ट्रॉमा है, जैसे सपोज करिए कि आप किसी एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे थे, आप उसमें शामिल हो गए, मतलब हो सकता है आप बच गए लेकिन कुछ और लोग दुनिया में नहीं रहे, या आपका कोई क्लोज वन दुनिया से चला गया, तो वो इस तरह के ट्रॉमा होते हैं जो बहुत इंटेंस होते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए या तो आपको बहुत अच्छे तरीके से साइंस आता हो तो आप खुद को हैंडल कर पाएंगे, अगर नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए, है ना, क्योंकि वो काफी एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए। लेकिन हाँ, न्यूट्रलाइज हम काफी चीजों को कर सकते हैं, और जो अभी हम कन्वर्सेशन करेंगे उसके थ्रू भी कर सकते हैं, हम समझते हैं। इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। एक तो सब मोडालिटीज जो मैंने पहले बताया, यानी कि विजुअल्स, ऑडियोस, फीलिंग्स की क्वालिटी को कम करना, वो हम कम करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन उसके पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी, है ना। इसे कहते हैं एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन। अब ये समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए, जैसे, और बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, मैं कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूं, लेकिन जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं जी, वो उन टर्म्स में ना अटके, है ना, वो उसके पीछे जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसे समझेंगे, वो समझ आ जाएगा। शब्द आपको याद ना भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, है ना, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको रसगुल्ला मीठा लगने के लिए उसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। किसने बनाया, कहाँ बना, वो सामने है, कंज्यूम कर लेना, बिल्कुल। तो क्या है कि समझना है हमें एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या होता है, वो सिंपल बताता हूँ। जैसे आज मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर आप घर जाने के बाद इस मेमोरी को याद करते हैं कि मैं और वेद जी साथ में बैठे हुए थे, हम बातें कर रहे थे, और आप ऐसे याद कर रहे हैं कि जिसमें आप
मुझे विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं सामने हूँ, यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, राइट, शंकर जी हैं, गौरव जी हैं, पायल मैम है, ये लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सारा इंटरेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा कि आप जब ये याद कर रहे हैं तो आप खुद को नहीं देख रहे, आपने जो जो देखा आप उसे देख रहे हैं। समझ आ रही है चीजें? यस यस। आप खुद को नहीं देख रहे हैं, आप जो जो हुआ उसे देख रहे हैं। तो जैसे ही आप इस तरह से मेमोरी को रिकॉल करेंगे, आप वापस वैसा ही फील करना शुरू कर देंगे जैसा आप अभी फील कर रहे हैं, बिकॉज यू विल कम इन एसोसिएटेड स्टेट, राइट। अब आप क्या हो गए, अपने इस सेल्फ के साथ एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, तो आप वही महसूस करने लगेंगे जो आपने महसूस किया था। तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में गलती ये करते हैं कि उनका जो ट्रॉमा था, उनका जो कोई एक्सट्रीम एक्सपीरियंस था, उसको वो ऐसे याद करते हैं मानो कि वो एक्सपीरियंस उनके साथ दोबारा अभी हो रहा है और वो अभी सारे इवेंट को दोबारा जी रहे हैं। इसे कहते हैं रीलिविंग योर एक्सपीरियंस। ओके। तो जब आप रीलिविंग योर एक्सपीरियंस करते हैं तो हर बार आप उस फाइल को ओवर राइट कर रहे हैं। जैसे पेज पे आप अपना नाम लिखें, उस पर दोबारा पेन चलाएं, तीसरी बार पेन चलाएं, तो कुछ समय बाद वो पेज फट जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड हो जाएगा, इतनी गहराई उसमें आ जाएगी। यही लोग अपने साथ करते हैं गलती, कि वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को ऐसे याद करते हैं मानो कि वो इवेंट अभी हो रहा है और वो इसे दोबारा जी लेते हैं, तो वो चले जाते हैं एसोसिएशन में। ओके। अगर हम इसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं और उस इवेंट को आप दोबारा याद भी करना चाहते हैं या याद भी आ रहा है, तो आप उस इवेंट से सीख सकते हैं, लेकिन तब जब आप डिसएसोसिएट होकर याद करें। राइट। तो डिसएसोसिएट कैसे होते हैं? इसी को स्पिरिचुअलिटी में साक्षी भाव कहते हैं। बहुत अच्छी बात की आप। दृष्टा कहते हैं। यस यस। तो ये साक्षी भाव और दृष्टा स्पिरिचुअलिटी जब मैं समझ रहा था, तो वहां पे मेरे लिए शब्द थे कि दृष्टा भाव में रहना चाहिए, साक्षी भाव में रहना चाहिए, ये कोई नहीं बताता था कैसे। यस, सही बात। जस्ट लाइक ऑब्जर्वर, मतलब आप उस पूरी सिचुएशन को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं। तो क्या है कि आपको अपनी जिंदगी का कोई ऐसा इवेंट याद आ रहा है, तो आप उसे ऐसे ना याद करें कि जैसे मानो कि वो इवेंट आपके साथ दोबारा हो रहा है। आप उसे ऐसे याद करें कि मानो आप यहाँ बैठे हैं और वो इवेंट एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है, जिसमें आप अपने आप को भी देख रहे हैं। ओके। यानी कि आप ऐसे देखें जैसे आप इसी प्रोग्राम का एक वीडियो देखेंगे, तो उसमें आप भी दिखेंगे। राइट। अब जब आप अपने आप को भी देखते हैं, ये गहरा साइंस है, जब आप अपने आप को भी देखते हैं तो यू बिकम दृष्टा, यू बिकम ऑब्जर्वर। राइट। और डिसएसोसिएशन में आप वो सेम चीजें फील नहीं कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि फील करने वाला तो वो वहां है। राइट। और आप तो यहां से ऑब्जर्व करने वाले हैं। करेक्ट। क्लियर है? तो जैसे ही आप डिसएसोसिएट होके देखते हैं, आपके तुरंत उसी समय इंटेंसिटी डाउन हो जाती है। जैसे एक लेडी थी, उनको बहुत ज्यादा एक सिचुएशन परेशान कर रही थी कि उनकी मदर उनके साथ सामने एक्सपायर हुई थी, मतलब डेथ बेड पे थी, हॉस्पिटल में थी, और वो मेमोरी उनको बहुत परेशान करती थी। तो मैंने कहा कि जब आप उस सिचुएशन को याद करें तो आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने बोला मुझे दिख रहा है कि ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में मेरी मदर का हाथ है, वो बेड पे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो आंखें खोलो, चारों तरफ देखो, ठीक है, ओके, नाउ सी दिस सीन। वो सेम वीडियो को अब आप देखो कि वो एक टीवी स्क्रीन पे चल रहा है वहां पे। अब उसमें आप भी बैठे हुए, उनकी मदर, आपकी मदर भी बैठी हुई है, और क्या क्या हो रहा है चारों तरफ वो। और जैसे ही सिर्फ इतना सेपरेट किया, उनकी फीलिंग सडनली, जो इंटेंसिटी थी उनके पेन की, वो डाउन हो गई। क्योंकि माइंड को कैसे पता कि कितनी इंटेंसिटी क्रिएट करनी है? माइंड को ऐसे पता कि अगर एसोसिएटेड है तो हाई इंटेंसिटी क्रिएट कर दो, डिसएसोसिएटेड है तो इंटेंसिटी रिड्यूस कर दो। ओके। तो क्या है, इंटेंसिटी रिड्यूस कर दीजिए। कैसे? उसी चीजों को, उसी घटना को आप ऐसे देखिए मानो वो टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब आप ये जब उस घटना को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दृष्टा बन गए, तो अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस इवेंट? इस इवेंट से मैं सीख क्या सकता हूँ या सीख क्या सकती हूँ? मेरे साथ ऐसा ऐसा बुरा हुआ, जो भी हुआ, इसमें मेरे सीखने के लिए क्या है? क्योंकि लाइफ का मैजिक ये है, अगर आप उन घटनाओं से नहीं सीखते तो जिंदगी उन चैप्टर्स को रिपीट करती है आपको वही लेसन सिखाने के लिए। क्या बात है, अमेजिंग, मतलब $1,000,000 बात कही कि अगर आप जो घटनाओं से नहीं सीखते तो वही इंसिडेंट्स बार बार आएंगे आपकी जिंदगी में। सो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, कि आपने वो लर्निंग मिस कर दी है, तो वो इवेंट आपके साथ, जैसे किसी इंसान ने आपको धोखा दिया, अब आपने धोखा खाया, आप इस पेन में तो चले गए, लेकिन आपने धोखा क्यों खाया? आपने क्या ऑब्जर्व नहीं किया? कैसे आपको वो सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए थी? अगर वो आपने नहीं सीखा तो फिर अगली बार धोखा खाएंगे, और तब तक खाते रहेंगे जब तक आप ये सीख नहीं लेंगे, क्योंकि लाइफ को वो पार्ट आपको पढ़ाना है। क्या बात है, क्या बात है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डीप लर्निंग, वाकई बहुत पावरफुल।
ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? Yes. तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि आप उसे डिसएसोसिएट होकर देखें, yes. यानी टीवी पे देखिए, yes. प्रोजेक्टर स्क्रीन पे देखिए, विजुअलाइज करिए। दूसरा है कि आप अपने आप से सवाल पूछिए कि व्हाट इज देयर टू लर्न, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। क्लियर हो गया? अब तीसरा जो काम है वो है कि हम उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करें। तो क्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए यहां से शुरू करें कि आप जो भी चीजें हैं जो आपको वहां पे नजर आ रही हैं, आप सबसे पहले उसकी वॉल्यूम को धीरे धीरे कम कर दें। जैसे टीवी टेक्निक जैसे हम एनएलपी में करते हैं कि वॉल्यूम को आप सोचिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, इतनी फास्ट नहीं करना है, थोड़ा धीरे धीरे करना है ग्रेजुअली। तो आपको वो उसमें उस घटना में जो आवाजें थी वो धीरे धीरे उसकी साउंड रिड्यूस हो जाएगी। फिर आप जो उसकी कलरफुल है जो ब्राइटनेस आप उसको रिड्यूस करिए, उसको ब्लैक एंड व्हाइट बना दीजिए। फिर उसको थोड़ा टीवी के साइज को या जो वो वीडियो है छोटा कर दीजिए, और इतने से ही आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। और फिर डिटेल में करना चाहते हैं तो टीवी टेक्निक एनएलपी की मेरी वीडियोस में भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से भी कर सकते हैं। राइट है ना, हाउ टू इरेज अ पेनफुल पास्ट मेमोरी, ये सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो आप मेरे कमांड्स के साथ भी कर सकते हैं। ग्रेट। तो लेकिन कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने समझाया, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग। ये 3 स्टेप हो गया, डिसएसोसिएशन, फिर उसके बाद लर्निंग, और उसके बाद फिर रिड्यूसिंग सब मोडेलिटीज, यानी रिड्यूस करना जो विजुअल ऑडियोस फीलिंग्स दिख रही हैं। ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। तो जी मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपने बताया। अब कई बार ऐसा आता है कि लोगों की लाइफ में जो एक इंसान की ना करंट लाइफस्टाइल है, जैसे करंट किसी का डायबिटीज बहुत ज्यादा है, 300 प्लस ब्लड शुगर है, वजन 30-40 किलो बढ़ा हुआ है, रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है, कुल मिला के करंट सिचुएशन उसकी ठीक नहीं है, हेल्थ वाइज भी, फिजिकली, सब तरीके से, और वो एक बेहतर जिंदगी डिजायर कर रहा है, मतलब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, मतलब अपनी वेट को नॉर्मल रेंज में लाना चाहता है, अपनी रिलेशनशिप अच्छा करना चाहता है। तो इसके लिए कई बार सोचा है कि आप अपनी सेल्फ टॉक करें या कुछ एफर्मेशन जैसी कुछ चीजें होती हैं जो आप करें, लेकिन दिक्कत ये आती है कि आज वजन 20 किलो बढ़ा हुआ है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ मेरा वजन नॉर्मल आ गया है, रिलेशनशिप खराब है, डिवोर्स की नौबत आ रही है, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत हैप्पी और गजब की लाइफ चल रही है। तो अंदर क्या एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, अंदर जो होती है ना, जैसे ये बात सोचते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि भाई तुम्हारी लगी पड़ी हुई है, अभी कुछ है ही नहीं है। एंड तो अंदर जो लॉजिकल माइंड है, जैसे ये सेल्फ टॉक जैसा कॉन्सेप्ट आता है एफर्मेशन वाला, लिखने वाला, बट वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब सिरे से खारिज हो जाता है, मतलब गेट पे एंट्री नहीं मिलती उसकी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या साइंस है, और अगर ये काम करता है तो क्या सही तरीका होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत हाई वैल्यू का सवाल है ये जी। सबसे पहली बात तो ये है, और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि ये बहुत बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है ना, बहुत इसकी क्लैरिटी नहीं मिलती। चैलेंज यही है कि इन चीजों की क्लैरिटी नहीं मिलती। हमने एफर्मेशन सुन लिया, हमने विजुअलाइजेशन सुन लिया, हमने सेल्फ टॉक सुन ली कि ऐसे करना चाहिए, तो ये क्यों काम नहीं करता और क्या करें तो काम करेगा। yes. ये दोनों ही चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि काम क्यों नहीं करता। काम इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारा माइंड 2 लेवल पे फंक्शन करता है, एक है हमारा कॉन्शियस लेवल, एक है हमारा अनकॉन्शियस लेवल, राइट। जिसे सबकॉन्शियस कहते हैं, हम उसे अनकॉन्शियस कह रहे हैं, राइट। अब होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड के पास है लॉजिक्स, कॉन्शियस लेवल के पास सारे लॉजिक्स हैं। अनकॉन्शियस के पास जो है वो है प्रोसेसिंग, फीलिंग्स, उसके पास प्रोग्रामिंग है, ये सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस में पड़ी हुई है, ठीक है। कॉन्शियस के पास तो है नहीं, कॉन्शियस के पास तो सिर्फ लॉजिक है। लेकिन कॉन्शियस जो लेवल होता है माइंड का, वो गेटकीपर जैसा होता है, जो अभी आपने बोला। वो क्या करता है, वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को माइंड के अंदर जाने देगा या नहीं जाने देगा, ये जो काम है ये कॉन्शियस माइंड का काम है, लॉजिकल का काम, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस टर्म से जो पूरी दुनिया अवेयर हुई, या ये टर्म पॉपुलर हुआ, टर्म तो ये पहले भी था लेकिन पॉपुलर हुआ जब द सीक्रेट नाम की डॉक्यूमेंट्री आई, बुक आई, तो उसने लोगों को ये सिखाया कि जो भी चीजें आपको जिंदगी में चाहिए वो आप ऐसे बोलो या ऐसे एफर्मेशंस यूज करो या विजुअलाइज करो कि ये मुझे मिल चुका है, राइट। ये चीज तो मुझे मिल चुकी है, मेरा वेट परफेक्ट हो चुका है, मेरा वेट 70 kg हो चुका है, मुझे ये वेल्थ मिल चुकी है, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो चुके हैं, और आप वैसा ही विजुअलाइज करो। अब इसमें चैलेंज क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि माइंड 2 लेवल्स पे वर्क कर रहा है। तो कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड जो है वो है लॉजिकल, वो लॉजिक्स अप्लाई करता है, और अनकॉन्शियस माइंड एग्जीक्यूशन करता है, उसी के अंदर सारे पैटर्न्स होते हैं, सारी पोटेंशियल पावर, बहुत कुछ यहाँ छिपी हुई है। अब जैसा आपने टर्म यूज किया गेटकीपर वाला, तो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड बिल्कुल गेटकीपर के जैसा है, लॉजिकल है, वो उसी को अंदर जाने देगा जिससे वो लॉजिकली सेटिस्फाई होगा, फेमिलियर होगा।
जैसे अगर आज हम एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं और गेट पे हमने एक गार्ड को खड़ा किया हुआ है और कोई आता है और वो कहता है मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मुझे अनूप जी से मिलना है या वेद जी से मिलना है, तो वो उनसे पूछेगा कि भाई आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है, कोई रेफरेंस है, आप दिखाओ, आप बताओ। यानी कि वो लॉजिकली सेटिस्फाई होने की कोशिश करेगा। Correct. अगर वो लॉजिकली सेटिस्फाई होगा तभी वो अंदर जाने देगा, वरना वो अंदर नहीं जाने देगा। यही काम हमारे कॉन्शियस माइंड का है कि जब हम एफर्मेशन कहते हैं, सपोज करो कि मेरा वजन है 90 kg और मैं कह रहा हूं मेरा वजन 70 किलो हो चुका है, तो कॉन्शियस माइंड कहता है किसे बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल, है ना। मैं कहता हूं मैं 10 करोड़ रुपए कमा चुका हूं, तो कॉन्शियस माइंड कहता है बैंक अकाउंट में तो 10,000 भी नहीं है। राइट। तो क्या होता है कि वो जब किसी बात को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, लॉजिकली रोक देता है, तो वो अनकॉन्शियस में जाने ही नहीं देता। और एग्जीक्यूशन का काम अनकॉन्शियस का है। एग्जीक्यूट जो भी हम करते हैं वो अनकॉन्शियसली करते हैं, यानी माइंड के अंदर पैटर्न्स जो है, प्रोग्रामिंग है, वहां से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्या है कि जब हम इस तरीके से सेंटेंसेस यूज करते हैं तो ज्यादातर केसेस में हमारा लॉजिकल माइंड उसको ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, और इसी वजह से जब वो फीलिंग ही नहीं बन रही, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही है, तो वो चीजें काम कैसे करेगी, नहीं करती, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी हमें समझना है। तो सबसे पहली जो चीज है वो हमें ये समझनी है कि जब आपका माइंड ये कह रहा है कि ऐसा तो है नहीं, ये रियलिटी नहीं है, तो इसके लिए आप एक चीट कोड यूज करिए जो मैं सिखा सकता हूं आपको। बिल्कुल। वो ये है कि आप ये कहने के बजाय कि मेरा वेट इतना हो चुका है, आप ये कहो कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दिस आइडियल वेट। ओके। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग 10 crores. I am in the process of achieving this result. I am in the process of having beautiful relationships. तो क्या होता है कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं इस प्रोसेस में हूं, अब लॉजिकल माइंड उस पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगा सकता। जैसे मैं ये कहता हूं कि मैं और पैसे कमाना चाहता हूं और मैंने 1 रुपए भी कमाया, तो मैंने और तो कमाया ही। करेक्ट। तो लॉजिकल माइंड जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। राइट। तो हमें इसे क्या करना चाहिए, जो हम सेल्फ टॉक बना रहे हैं या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों का माइंड ऐसा होता है जो एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ का माइंड ऐसा होता है जो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, हमारा पूरी विजुअलाइजेशन बन गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अगर ऐसा आपके लिए काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। ज्यादातर लोगों का लॉजिकल माइंड स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, तो वो कहता है कहाँ है भाई, प्रूफ बताओ, कहाँ है, वेट तो मशीन कुछ और बता रही है, बैंक अकाउंट तो कुछ और बता रहा है। तो आप उसको ये कहिए कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग दिस, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस वेल्थ। तो जैसे ही आप कहते हैं इस तरीके से सेंटेंसेस, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो माइंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब आप बात करते हैं तो लॉजिकल माइंड उसको रोकता नहीं है। जैसे किसी भी इंसान को आप हेल्प कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आप ये विजुअलाइज करो कि भाई आपकी जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल हो चुकी है, तो कहेगा सर मशीन तो कुछ और बता रही है। लेकिन अगर आप बोलो कि अच्छा ठीक है, आप अपने आप से ये कहो कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग आइडियल ब्लड शुगर, राइट, तो क्या लॉजिकल माइंड रोकेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, एफर्ट कर रहा है बंदा, एफर्ट कर रहा है, वो जाने दो, करने दो। हाँ, करने दो। और जब आप उस प्रोसेस में रहेंगे और आप वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो फाइल आपके माइंड के अंदर स्टोर होने लगेगी। जब वो स्टोर होने लगेगी और वो इंपॉर्टेंट बन जाएगी, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। आपका माइंड उन्हीं चीजों को मैनिफेस्ट करेगा जो आपके माइंड के अंदर इंपॉर्टेंट की तरह पड़ी हुई है चीजें। तो जब आप अपनी अच्छी हेल्थ को विजुअलाइज करने लगेंगे और एफर्मेशंस में भी आप कह रहे हैं कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग दिस, तो धीरे 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 आप उस फाइल को हाई डेफिनेशन बना रहे हैं। जैसे जैसे वो हाई डेफिनेशन बनेगी वैसे वैसे आपके रिजल्ट्स बदलते जाएंगे, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। अच्छा। सब कुछ करने के बाद भी लोग कई बार कहते हैं ना, यार मुझे तो पानी भी लगता है, और अगला इंसान इतना खा लेता है उसे कुछ नहीं होता। उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी, उसका बिलीफ सिस्टम भी काम कर रहा है। राइट राइट। तो बेसिकली जो एफर्मेशन से, तो क्या स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए अगर किसी को अपने लाइफ के अलग अलग एरिया में बनाना है, तो क्या कोई की पॉइंट्स हैं जो स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, सो दैट हमारे कोई भी व्यूअर है या कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए खुद के लिए पावरफुल और इफेक्टिव एफर्मेशंस क्रिएट कर सके? बिल्कुल। एफर्मेशंस में पहले तो एक चीज समझते हैं कि एफर्मेशंस को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कब काम करते हैं, पहले हम ये समझ लें। एफर्मेशन टूल है, रिजल्ट जो आपका है वो रिजल्ट पाने के लिए एफर्मेशन एक टूल है। तो आपको ये समझना है कि इट इज जस्ट अ टूल, या आउटकम नहीं है। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी का 2-2 घंटे हर रोज सिर्फ एफर्मेशन बोलने में, रिपीट करने में लगा रहे हैं। किसी ने उन्हें बता दिया है राइट हैंड से लिखो, लेफ्ट हैंड से लिखो, पैरों से लिखो, उल्टा लटक के लिखो, वो पूरे दिन यही कर रहे हैं। राइट, ठीक है, इससे कुछ होना नहीं है। जब तक किसी चीज से आपके अंदर फीलिंग नहीं क्रिएट होगी, एहसास नहीं क्रिएट होगी कि ये चीज, इस चीज के मैं प्रोसेस में हूं या ये मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये हो रहा है, जब तक ये नहीं होगा आप कितना एफर्मेशन लिख लें, बोल लें, कुछ भी नहीं होने वाला।
ओके। तो एंड रिजल्ट है आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट होना, उस गोल को लेके, उस रिजल्ट को लेके। हाँ, ये फीलिंग क्रिएट होना कि मैं इस गोल की तरफ आगे मूव कर रहा हूँ, ये गोल अचीव करने के प्रोसेस में मैं हूँ, फीलिंग ये क्रिएट करनी है। तो एफर्मेशंस जब आप बोल रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो फीलिंग्स के साथ आप बोलें। सिर्फ शब्दों की तरह आप बोल देंगे तो शब्दों से होने वाला जो कम्युनिकेशन है वो हार्डली 7% है। 38% कम्युनिकेशन में रोल होता है टोन ऑफ वॉइस का और 55% फिजियोलॉजी का। जैसे मैं कंधे लटका के कहता हूँ डे बाय डे आई एम बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट, तो मेरी शक्ल ही बता रही है कॉन्फिडेंस का, तो सी भी नहीं है यहाँ पे, राइट। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसी चीज को अपने शोल्डर्स वाइड करके, कंधे चौड़े करके और स्ट्रेट बैठ के, और अब मैं कहता हूँ डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। तो अब मेरी जो एफर्मेशन है वो मुझे 1000 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, तो वो वाली बात है कि आपने जब बॉडी लैंग्वेज को एंगेज कर लिया, अपनी टोन को एंगेज कर लिया और आपने पूरे कमिटमेंट के साथ किसी शब्द को बोला, तो वो एक बार में ही रजिस्टर हो गए दिमाग में। मतलब 2-4 बार आप कर लें तो बहुत पावरफुल हो गई। तो जब आप ये कह रहे हैं कि मैं हेल्दी या आइडियल वेट की तरफ जा रहा हूं, या आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आइडियल वेट, तो आप फील करें कि आपका वेट आइडियल हो रहा है, आपकी बॉडी के सिस्टम्स, आपके फंक्शंस ठीक हो रहे हैं। अगर ये फीलिंग नहीं और आप सिर्फ कह रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। ठीक है, तो फील करें, फील करके बोलें जो भी आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है, आपने पूछा ना स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो पहली चीज है क्या, फीलिंग। दूसरा क्या है, जब आप उसको स्ट्रक्चर करें तो आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर करें। करेक्ट। ये ना कहें कि ये मुझे मिल चुका है, क्योंकि माइंड रिजेक्ट कर देता है। आप ये कहें कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दिस, राइट, या आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ पर्सन ऑफ 70 kg वेट, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 100 crores, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो जब आप ये कहते हैं तो आपका माइंड, लॉजिकल माइंड, फिर इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, और आप विजुअलाइजेशन के साथ इसे कर रहे हैं, फीलिंग के साथ कर रहे हैं, तो आपका माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी रियलिटी बना देगा, राइट। और एफर्मेशन कब तक यूज करने हैं ये समझने की जरूरत है। एफर्मेशन का काम है कि वो आपकी सेल्फ टॉक बन जाए, यानी ऑटो मोड में जो आप अपने आप से बात करते हैं, एफर्मेशंस को रिपीट इसलिए करना चाहिए कि वो एक दिन के बाद आपकी सेल्फ टॉक बन जाए। आपकी सेल्फ टॉक बन गई तो अब आपका काम पूरा हो गया, यानी कि अब आपको एफर्मेशंस बोल के नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो एफर्मेशंस अब आपके अंदर आपकी सेल्फ टॉक बन चुकी है, आपकी फीलिंग बन चुकी है, और यहीं तक पहुंचाना था। ऑटो मोड में आ चुके हैं, ऑटो मोड में आ चुके हैं। जैसे अगर मैं ये कहता हूं मैं एक पर्सन ऑफ कमिटमेंट अगर नहीं हूं, लेकिन मैं हर रोज अपने आप से कहता हूं आई एम अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट, आई एम अ मैन ऑफ एक्शन, आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड्स, मैं इसको फीलिंग के साथ, चार्ज के साथ हर रोज बोल रहा हूँ 2 बार 4 बार सुबह उठ के बोलता हूँ, या पूरी एनर्जी इकट्ठी करके बोलता हूँ, कुछ समय बाद ये मेरा इंटरनल डायलॉग बन जाएगा। अब मैं अपना नॉर्मल काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ डिसाइड किया, या मैंने किसी से कहा कि अनुप जी मैं आपसे इतने बजे मिलूंगा, अब अंदर से आवाज आएगी आई एम अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। अब मुझे एफर्मेशन बोलना नहीं पड़ा, अब एफर्मेशन का रिजल्ट आ रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एफर्मेशंस की पूरी स्ट्रक्चर जानी बहुत ही अमेजिंग और बहुत डीपर लेवल पर आपने बताया। एक और चीज जो लगती है, क्योंकि ये शो है हमारा ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, तो हमने हेल्थ पे बात कर ली, अब थोड़ा सा मैं वेल्थ पे आपसे जानना चाहूंगा कि एनएलपी की ऐसी क्या टेक्निक है जिसको यूज करके एक इंसान अपने लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर सकता है, राइट। और ज्यादातर लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं पैसे को लेके, और क्या ऐसा करें जिससे एक इंसान अपनी लाइफ में एक काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। बिल्कुल, कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा मेथड, क्योंकि आज मैंने आपके एनएलपी के पिटारे से बहुत सारे टूल्स इकट्ठे किए हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं इसको आंसर करता हूँ, और मजेदार आंसर्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार हमारी बातें चल रही हैं। बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीजों का रोल है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जिंदगी में वेल्थ क्रिएट करने का फॉर्मूला क्या है। दुनिया में वेल्थ क्रिएट करने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। और जहां पे भी वेल्थ क्रिएट हो रही है ऑथेंटिक तरीके से, मैं गलत चीजों की बात नहीं कर रहा, वहां पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो काम कर रहा है, और वो फॉर्मूला है यू क्रिएट वेल्थ इन एक्सचेंज ऑफ द वैल्यूज यू एड टू द मार्केट प्लेस। वेरी ट्रू। You create wealth in exchange of the value you add to the marketplace. Very true. यानी कि अगर आप जिंदगी में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप वेल्थ क्रिएट करने के पीछे भागेंगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। वेल्थ क्रिएट करने के पीछे भागने की जगह वैल्यू ऐड करने के पीछे भागिए तो वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिक होगी। जस्ट यू नीड टू हैव अ सिस्टम, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। लेकिन फोकस वेल्थ क्रिएट करने पे करेंगे तो वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा। फोकस आप वैल्यू ऐड करने पे करेंगे तो वेल्थ
क्रिएशन बाई प्रोडक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लोगों का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि वो पैसे कमाना चाहते हैं और वो गधे के आगे लटकी हुई गाजर हो जाती है जो मुंह में नहीं आती। आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और वो आगे भाग रहा है। आपको क्या करना है, आपको वैल्यू क्रिएट करने के पीछे, यानी आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप ट्रेनिंग में है, काउंसलिंग में है, कोचिंग में है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, हाउ आई कैन एड मोर वैल्यू टू द मार्केट प्लेस, हाउ आई कैन गिव मोर वैल्यू टू माई कस्टमर्स, हाउ आई कैन गिव मोर वैल्यू टू माई क्लाइंट्स, हाउ आई कैन एड मोर वैल्यू इन माई स्टूडेंट्स लाइफ। आप जिंदगी में जो भी कर रहे हो, आप टीचिंग में हैं, आप बिजनेस में, आप किसी भी चीज में, फोकस लोगों का गलत है क्योंकि दुनिया जल्दी से गेट रिच क्विक बनना चाहती है, इसीलिए वो स्टे पुअर रह जाती है। राइट। क्योंकि जब आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो जल्दी अमीर बनते नहीं है। अमीर बनने के प्रोसेस में आप इतने पीछे रह जाते हैं कि यू स्टे पुअर। ठीक है, वेरी ट्रू। तो पहली चीज क्या है कि वैल्यू के बारे में सोचिए। सबसे पहले ये सोचिए, अगर आज आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं आ रहा तो दो में से एक जगह प्रॉब्लम है, या तो आप एनफ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, या आप एनफ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आपके पास सिस्टम नहीं है जिससे वो पैसा क्रिएट हो सकता है। ओके, ठीक है भाई। आप जो है, या तो आपने एक शॉप खोल के आप बैठे हो, या तो आपका सफिशिएंट प्रोडक्ट्स नहीं है, या आपका व्यवहार वैसा नहीं है कि लोग आपसे ले सकें, यानी आप वैल्यू नहीं दे पा रहे, या आप ये कर पा रहे हैं तो आपके पास आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो ट्रांजैक्शन का सिस्टम है वो सही नहीं है, इसलिए आपके पास वेल्थ नहीं आ रही। अगर ये दोनों चीजें हैं तो यू कैन क्रिएट वेल्थ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी जो चीज है, जो एनएलपी, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल चीज है जो समझनी है हमें, यहाँ पे माइंड सेटअप में एक थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत थी जो मैंने देने की कोशिश की। जो दूसरी जो चीज है वो ये है कि बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा मुश्किल से आता है, उनके पास पैसा मुश्किल से आता है। ओके। जो ये बिलीव करते हैं कि पैसा आसानी से आता है, उनके पास पैसा आसानी से आता है। और जो ये बिलीव करते हैं कि कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरे पास पैसे नहीं आते, उनके पास पैसे नहीं आते। इसके पीछे रोल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नहीं है, इसके पीछे रोल आपके बिलीफ सिस्टम का है। आपका माइंड दिन रात 24 घंटे बिना आपकी अवेयरनेस के आपके बिलीफ्स को सच साबित करने में लगा हुआ है। अगर आप ये कहते हैं कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, तो आपका माइंड आपको मेहनत करवाने पे लगा देगा और आप मेहनत बहुत करेंगे और फिर पैसा कमाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि पैसा आसानी से आता है, आप ये बिलीव करते हैं, तो आपका माइंड आपको वो रास्ते ढूंढ के दे देगा जिसमें आसानी से पैसा क्रिएट होता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। आसानी का मतलब शॉर्टकट वाला नहीं, मतलब स्मार्ट तरीके। स्मार्ट आसानी का मतलब ये है कि आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे। exactly. आप क्वालिटी चीजों पे काम करेंगे। भाई मुझे सपोज करो पैसे कमाने हैं और मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये बिलीफ है कि पैसे तो बहुत मेहनत से आते हैं, तो क्या होगा कि अगर मुझे जॉब भी करनी है तो मैं ऐसी जॉब पकड़ लूंगा जाने अनजाने जिसमें बहुत ज्यादा रगड़ाई होती है, बहुत मेहनत होती है, तब जाके पैसे मिलते हैं। क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था, मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा था। माइंड क्या करता है ना, आपका बिलीफ सिस्टम ऐसे काम करता है। ये देखिए, ये पूरी दुनिया में n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। आपका माइंड उसी पॉसिबिलिटी के साथ कनेक्ट करता है जो आपके बिलीफ सिस्टम से मैच करता है। इसी दुनिया में लोग आसानी से भी पैसा कमा रहे हैं, इसी दुनिया में लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, और इसी दुनिया में मेहनत के अकॉर्डिंग लेवल का पैसा कमा रहे हैं। राइट। तो दुनिया में फर्क नहीं है, दुनिया वही है सबके लिए। फर्क इस बात से है कि आप उसी के साथ कनेक्ट होंगे, उसी अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट होंगे जो आपके बिलीफ सिस्टम से मैच करती है। तो आपको यू नीड टू क्रिएट दिस बिलीफ कि पैसा आसानी से क्रिएट होता है। और अगर आपको ये बिलीव क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है तो आप वो रेफरेंसेस देखिए, वो रेफरेंसेस पढ़िए जिन लोगों ने आसानी से वेल्थ क्रिएट की है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वेल्थ क्रिएशन एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। अगर जेफ बेजोस को देख लें, बिल गेट्स को देख लें, धीरूभाई अंबानी को देख लें, मुकेश अंबानी को देख लें, तो इनकी ग्रोथ अगर लीनियर होती तो 200-400 साल लगते उतनी वेल्थ क्रिएट करने में जितनी इन्होंने क्रिएट की है। सिर्फ जब आप वेल्थ क्रिएट करने के प्रोसेस में जाते हैं और आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है और आप काम अकॉर्डिंगली करते हैं तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो फिर वहां पे कोई लिमिट नहीं है। राइट। तो वेल्थ से रिलेटेड ये दो चीजें, हालांकि बहुत डिटेल में बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन ये दो ऐसे हैं जहां से एक इंसान फाइन ट्यूनिंग करके अपनी जर्नी को शुरू कर सकता है, बेहतर बना सकता है। ग्रेट, अमेजिंग। तो विज जी, हमने एनएलपी की बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे, पर अल्टीमेटली इंसान के पास सब कुछ है ना, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, लेकिन अगर वो खुश नहीं है, मतलब फुलफिल्ड नहीं है, तो कई बार लगता है कि मतलब लाइफ में सूनापन टाइप का है।
और आज हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए इंसान क्या नहीं कर रहा, मतलब शॉपिंग करने चला जाएगा, 5 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, फिर अच्छा मिठाई खा लेगा, फिर एज इट इज। तो एक लॉन्ग लास्टिंग एवर लास्टिंग हैप्पीनेस की स्टेट में कैसे रहें? हैप्पीनेस कैसे, कहाँ मिलती है? ऐसी कोई दुकान है, ऐसी कोई जादू की पुड़िया है, ऐसा कोई मंत्र है जिसको पढ़ने से हम हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अमेजिंग है ये। इसे समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है ये आज, है ना, कि हम हैप्पीनेस के लिए परेशान हैं, हम जो खुशी है उसके लिए परेशान हैं। तो कुछ कुछ चीजें मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ, क्योंकि आपने ऐसा सवाल पूछा ना कि अंदर से सब पॉपअप होने लगता है कि ये भी बता दूं, ये भी बिल्कुल बता दूं, बिल्कुल, ये भी प्लीज। शेयर कर दूं। तो एक रियलिटी बताता हूँ। सबसे पहली जो रियलिटी ये है, अगर आपके पेट में भोजन है, यानी कि आपका पेट भरा हुआ है, आपके पास मौसम के अनुसार अपने आप को बचाने के लिए कपड़े हैं, और आपके सर पे एक छत है सिक्योरिटी के लिए, तो आप हैप्पीनेस के लिए एंटाइटल्ड हैं। अगर इसके बाद भी आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने मन की वजह से खुश नहीं हैं। क्या बात है! इसके बाद आपके पास दुखी रहने का अधिकार नहीं, आप समझ लीजिए। अगर किसी इंसान को भूख लगी है और खाना नहीं है और वो दुखी है, तो वो जस्टिफाइड है, बिल्कुल सही। क्योंकि उसे भूख लगी है और उसे खाना नहीं मिल रहा, नहीं है उसके पास, उसे ठंड लग रही है और कपड़े नहीं है पहनने के लिए, चादर नहीं है, रजाई नहीं है ठंड के मौसम में, और वो परेशान है, वो दुखी है, तो वो जस्टिफाइड है। अगर डर लग रहा है कि यार कोई आ गया, कोई हमला कर देगा, कोई कुछ बुरा कर सकता है मेरे साथ, सिक्योरिटी नहीं है, मैं सेफ घर में नहीं हूँ, आप डर रहे हैं, आप परेशान हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों चीजें पूरी हो रही हैं और उसके बाद भी आप खुश नहीं हैं, तो आपको दुखी करने वाला दुनिया में और कोई नहीं है, वो आप खुद हैं। यस। और कहते हैं, समझिएगा इस बात को, इफ यू कैनॉट कीप योर सेल्फ हैप्पी, बहुत गहरी बात है। जब ये लाइन मैंने सुनी थी, मैं उस समय सोनालिका ट्रैक्टर्स आप जानते होंगे, जो उसके एमडी हैं डॉक्टर दीपक मित्तल, उन्होंने उनको और उनकी जो टॉप की टीम है, उनको मैंने करीब 1.5 साल तक कोच किया है। ग्रेट, राइट। मैं उनके सेशन लेने जा रहा था और मैं वेन डायर, आपने नाम सुना होगा, वेन डायर, यस। वेन डायर की मैं ऑडियो सुन रहा था अपने कार में लगा के, प्ले करके, और ये लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लाइन मैंने सुनी, त्रिमूर्ति एरिया है वहां पे जहां पे उनका घर है, उसके पास में। मैंने अपनी कार साइड में लगाई, अपना सर पकड़ के मैं बैठ गया, थोड़ी देर दोबारा रिवाइंड किया, सीडी थी तो थोड़ा सा दबा के रिवाइंड किया, फिर से सुना और पहले इंटरनलाइज किया, समझा कि कितनी गहरी और कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इफ यू कैनॉट कीप योर सेल्फ हैप्पी, यू आर अ बर्डन टू समवन एल्स। अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते, तो आप दूसरे के ऊपर बोझ की तरह हैं, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी आपको खुश रखना। कितनी खूबसूरत बात है और डीप है। मतलब ये तो मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोग के घर में बड़े बड़े महल हैं, सब कुछ है, लेकिन दे आर स्टिल कंप्लेनिंग, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। और तो मुझे लगता है कि मोर देन 95% लोग तो फिर मेंटली हैं, मतलब उनको मेंटल कुछ इश्यूज हैं, दोज हु आर नॉट हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। उन्हें हैप्पीनेस के उनके जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स ही सही नहीं। मैंने आपको बोला 3 पैरामीटर है। अगर आपका पेट भरा है, राइट, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें हैं आपके पास, उसके बाद भी आप दुखी हैं, तो आप अपने मन की वजह से दुखी हैं। आपको लाइफ की समझ नहीं है, आपको अपने मन को मैनेज करने की समझ नहीं है, इस वजह से आप दुखी हैं। वाह, अमेजिंग। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ लोगों का क्या हाल है। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, कल का, अपनी डॉटर के साथ का, परसों का। उसको वो एयरपॉड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, है ना, एयरपॉड्स है ना, हाँ। तो वो एयरपॉड्स उसको चाहिए थे, उसने पिंक कलर का ही चाहिए, उसने एयरपॉड ले लिया। ठीक है, एयरपॉड लेने के पहले उसको बहुत एक्साइटमेंट था, एयरपॉड चाहिए, एयरपॉड चाहिए, एयरपॉड चाहिए। ठीक है, कब आएगा, कब आएगा, कब डिलीवर होगा, कब मिलेगा, यही चाहिए, इसी कलर का चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है भाई, आ गया। ठीक है, वो आ गया घर पे। आ जाने के बाद वो खुशी कितनी देर टिकी? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। जो चाहिए था, जब तक वो नहीं मिला था, क्यूरियोसिटी थी। जब वो मिल गया, वो क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, वो हैप्पीनेस खत्म हो गई। वो हैप्पीनेस कुछ सेकंड्स की थी, बस फ्यू सेकंड्स। ठीक है, और ये चीज 15-20 दिन पहले आ चुकी है। उसके बाद फिर एक नया एपिसोड शुरू हो जाएगा, अब कुछ और चाहिए, मतलब ये एंडलेस है। हाँ, अभी इसमें जो मजेदार इंसिडेंट है वो बताता हूँ।
अब क्या है कि ये 15-20 दिन पहले वो एयरपोर्ट आ गए, वो एयरपोर्ट आने के बाद वो आ गया, उसकी खुशी 5-10 मिनट थी, उसके बाद फिर वो एक ड्रॉ में रख गया, मतलब वो लोग बनारस गए थे, बनारस गया, वापस आया, ड्रॉ में रख गया, लगभग ड्रॉ में लगभग यूज नहीं हुआ। 2 दिन पहले मैं उसे यूज कर रहा था, मैंने उसमें से निकाला उसे निकालने के बाद अपने कान में लगाया। कान में लगाने के बाद क्या है कि ईयर्स में मैंने लगाया, मैं सुन रहा था कोई टॉक वगैरह, जो उसका केस है वो केस मैंने कहाँ रखा मुझे याद नहीं था। माय गॉड, वो मैंने ईयर्स में लगा लिया, वो केस कहीं रख दिया। अब मेरी डॉटर सो के उठी, अब सो के उठने के बाद उसने देखा कि ये, फिर मैंने ऐसे ही कहा कि इसका केस नहीं दिख रहा, बेटा आपने देखा है? अब उसकी पूरी परेशानी आ गई कि अरे वो केस कहाँ चला गया। यानी जो मिला हुआ था उसके साथ हैप्पीनेस नहीं थी, लेकिन वो खो जाने से वो हैप्पीनेस भी खो गई, क्योंकि इमोशनली अटैच हो गए। इमोशनली अटैच हो गए। अब थोड़ी देर तक वो परेशानी चली कि अरे वो कहाँ चला गया, मिल तो जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्या होगा, कैसे पैनिक होते रहे, पैनिक। फिर थोड़ी देर के बाद वो मिल गया, थोड़ी देर के बाद मिल हो गया, तो जान में जान आ गई। कितने सेकंड्स के लिए? फिर अगले 10-20 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, फिर वापस वो रख के, और उसके बाद फिर वो आउट ऑफ माइंड हो गया कि ये कोई चीज भी है, कोई चीज भी है। राइट। तो लोगों ने अपनी हैप्पीनेस यूटिलाइजेशन के साथ नहीं कनेक्ट की है किसी चीज के, उन्होंने हैप्पीनेस कनेक्ट करके रखी है बाइंग के साथ, पोजेशन के साथ, मटेरियलिस्टिक चीजें। सिर्फ पोजीशन ही, पोजीशन को एंजॉय नहीं करते। बाइंग में हैप्पीनेस है, न्यू चीजों के आने में, पाने में हैप्पीनेस है, उसको एंजॉय करने में हैप्पीनेस नहीं। आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, मेरे एक नोन है, एडवोकेट है वो, उन्होंने होंडा सिटी खरीदी थी। उन्होंने, उनके किसी फ्रेंड ने देखा, बोला बहुत बढ़िया, बोले यार अगली गाड़ी कौन सी ले रहे हो? तो उस पर्सन ने पता क्या जवाब दिया? पहले होंडा सिटी तो जी लूं। क्या बात है। आप सोच के देखिए, आज हमारे और आपके पास कितना कुछ है। हम शायद, हमारे पास एक अच्छा घर है, शायद एक अच्छी गाड़ी है, राइट, शायद और भी बहुत कुछ है जो अच्छा है, लेकिन उसको हमने जिया कितना है? जब वो खो जाता है तब हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। हमारे मुंह में दांत भी उस दिन याद आता है जिस दिन दांतों में दर्द होता है। राइट राइट। तो लोगों की हैप्पीनेस इसलिए मिसिंग है क्योंकि जो है उसको जी नहीं रहे, जो नहीं है उस डेस्परेशन में जी रहे। राइट। और वो उतनी देर तक लास्ट करती है जब तक वो चीज उनके पास आ नहीं जाती, जैसे ही आती है उसकी न्यूनेस खत्म हो जाती है। वेरी ट्रू। तो बहुत ही अमेजिंग है। तो हैप्पीनेस को सस्टेन करने के लिए ये अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करें, मतलब क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम इस स्टेट में बने रहें? क्या भाव, क्या फीलिंग, क्या माइंडसेट होना चाहिए? देखिए क्या होता है ना कि जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे लोगों से, ज्यादातर लोग लोगों से दुखी रहते हैं। मटेरियल तो दुखी करता नहीं हमें। भाई सीधी सी बात है कि मटेरियल तो हमें दुखी नहीं करता, खो जाएगा या मिल जाएगा इससे थोड़ी देर के लिए हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो अलग छोड़ दीजिए। हम लोगों से दुखी रहते हैं। तो लोगों से दुखी हम इसलिए रहते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इसको मैं कहता हूं पीपल डोंट हर्ट, एक्सपेक्टेशंस डू। लोग हमें चोट नहीं पहुंचाते, हम लोगों से जो उम्मीद रखते हैं उस उम्मीद की वजह से हमें चोट पहुंचती है। तो जितनी लो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे, जितनी हाई आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी उतना ज्यादा आप दुखी रहेंगे। क्या होता है, जैसे सपोज करिए 2 लोग हैं, अभी उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टाइम है, अभी शादी होने वाली है, उसके पहले वाला टाइम है। अब उस समय क्या होता है, उस समय अगले इंसान ने आपके लिए जरा सा कुछ किया तो आप ऐसा फील करते हैं कि आई एम लाइक अ किंग। लड़की फील करेगी आई एम लाइक अ क्वीन, है ना, कि वाह क्या बात है। क्यों? अभी एक्सपेक्टेशन इतनी थी, मिल इतना गया तो हैप्पीनेस बहुत ज्यादा हो गई। वही जब मैरिज हो जाती है उसके बाद एक्सपेक्टेशन यहाँ हो जाती है, फिर आप इस लेवल की भी चीज करते हैं कुछ वही नहीं, तो आपने किया ही क्या? फिर ये याद आता है कि आपने क्या नहीं किया, आपने क्या किया वो याद नहीं आता है। तो क्यों? अब वही चीज जो इससे जरा सी, मतलब बहुत थोड़ी सी थी इसके कंपैरिजन में, जो अब आप कर रहे हैं, उस समय भी हैप्पीनेस इसलिए थी क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कम थी। अब वो उससे कई गुना ज्यादा चीज भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। राइट। तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है। अगर हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखेंगे तो हर कुछ हमें रिवॉर्ड की तरह लगेगा। yes. और हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेंगे तो हमें हर चीजों में लैक नजर आएगा। क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर है, हमें ये नजर आता है हमने क्या किया, और सामने वाले में ये नजर आता है उसने क्या गलत किया। थोड़ा रिपीट करेंगे जरा। ह्यूमन बिहेवियर है, हमें 2 चीजें नजर आती हैं जब हम अपने बारे में सोचते हैं। हर इंसान अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट है, उससे अच्छा इंसान दुनिया में और कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं तो हम अपने बारे में ये देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया, मैंने आपके लिए ऐसा किया, मैंने आपके लिए वैसा किया।
तो मेरे पास पूरी लिस्ट है मेरे माइंड में कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ, मतलब जिसके साथ मुझे एक्सपेक्टेशन है, तो दो चीजें दिखाई देती हैं। मैंने आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया था जो आपने नहीं किया, राइट, और दूसरा कि आपने क्या क्या गलत किया। जो किया वो याद नहीं आता है, जो किया है वो याद नहीं आता। ओके, हमें याद ये आता है कि सामने वाले ने क्या नहीं किया। कहते हैं ना, लाइफ इज इन अ वे कि आप मानो कि एक गोलकीपर है, लोगों को यही याद रहता है कि कितने शॉट्स आपने मिस कर दिए, आपने कितने शॉट्स को पकड़ लिया, गोल नहीं होने दिया, वो किसी को याद नहीं। राइट राइट, है ना। तो ये लाइफ का चैलेंज है कि हम क्या है कि हम सामने वाले के साथ एक्सपेक्टेशन, जितना हम क्लोज जाते हैं उतनी ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और जब वो एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, तो हम हर्ट हो जाते हैं। तो हम हर्ट इस वजह से हो गए कि हमने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखी थी। अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, कोई आपको मुस्कुरा के भी देख लेगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ग्रेट। सो बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन रहा वेद जी, आपके साथ में बहुत डीपर लेवल पर हमने चीजों को जाना समझा। बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, और मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिल के अंदर जो भी है वो खोल के बात करने में बहुत अच्छा लगता है। सेम यार, तो आपके साथ ऐसा ही कन्वर्सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस।